यस प्लीज करें स्टार्ट जी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग पेज से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार दोबारा से कि हमने क्या क्या इसके बारे में रीड किया था। फटाफट इसको जल्दी देखिएगा। पहले पेज पे सेक्शन था हमारे पास कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर कौन सा है? 45, जिसने कहा था कि जिस साल भी आप कोई ट्रांसफर करेंगे क्या चीज, कैपिटल एसेट। हमने मीनिंग पढ़ा, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट। और जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल क्या लगेगा, टैक्स। हमने पैसे की बात नहीं करेगी, पैसा किस साल आएगा, जिस साल ट्रांसफर करेंगे। ठीक हो गया। नंबर 2, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट, एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट तो आप लिख नहीं पाएंगे, कोई एक आधा वर्ड ऊपर नीचे तब सेक्शन भी लिख रहे। तो कैपिटल एसेट मींस है, इंक्लूसिव है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, याद करने का तरीका, हेल्ड बाय एसएससी whether connected with business or not. Number 2, any security held by FII, full form foreign institutional investor, बट एक्सक्लूड चार चीजें। नंबर 1, स्टॉक नहीं आएगा। स्टॉक 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और कौन सा, एफजी। नंबर 2, कोई भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट वाली एसेट नहीं आएगी, एक्सेप्ट क्या, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो डेफिनेशन में पढ़ा था, हाउ वी कैन जज दैट कि लैंड इज रूरल और अर्बन। डी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये आरबीआई इशू करती है, कोई और नहीं करता। तो सरकार का मानना है कि हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारे बॉन्ड्स परचेज करिए तो हम उसको बेचने करने पे, बल्कि ब्याज भी, उसके ऊपर जो ब्याज भी होगा वो भी क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट। ये बॉक्स में दिया हुआ साथ में क्या, पढ़िए अंदर, इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आल्सो एग्जाम्प्ट। अब अंडर सेक्शन सुन के आपको याद आ गया, अगर 10 आ गया तो मतलब वो एग्जाम्प्ट है। 10 15 एग्जाम्प्ट है। सी, यूलिप का पॉइंट। अदर पॉइंट्स में बात होगी थी कि जो भी पर्सनल इफेक्ट्स हैं उसको कैपिटल एसेट नहीं माना। जब कैपिटल एसेट ही नहीं माना तो उस पर कैपिटल गेन कैसे आएगा। फिर बात आई गोल्ड की, मैं गोल्ड भी तो पर्सनल है, पर गोल्ड को हमने किस में लेके चले, कैपिटल एसेट में। कल को गोल्ड बेचकर, चाहे पर्सनल है चाहे बिजनेस है, बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, एक्सेप्ट सिल्वर के सिर्फ क्या माफ करें, यूटेंसिल्स, बर्तन, पता होना चाहिए। डेफिनेशन याद आई हो, 2 4 6 किलोमीटर, 2 6 8 विद इन द डिस्टेंस। अगर इसमें नहीं जाना और एयरली मापे जाएगा डिस्टेंस। सेक्शन 247 ट्रांसफर में कितने पॉइंट्स थे, 7। नंबर 1, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। नंबर 2, एक्सटिंग्विशमेंट, राइट पैदा होना। एग्जांपल में वोडाफोन, बाहर ही बाहर कंपनी ने टेक ओवर करा, राइट इंडिया मिल गया, तो उसके इस हचिंसन कंपनी ने टेक ओवर किया वोडाफोन को, वो पॉइंट था। नंबर 3, कंपलसरी एक्विजिशन, किसने करा था, गवर्नमेंट ही करेगी, और तो कौन करेगा, मैं थोड़ा किसी की प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर पाऊंगा, मोस्टली गवर्नमेंट होती है यहाँ। नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी। हमने 3 4 एग्जांपल दी, 5 6 कार है मेरे पास, ओला उबर में डाल दी। 5 6 कार थी मेरे पास, अच्छा वाला बिजनेस था, किसमें डाल दी, नहीं बिजनेस चला, ओला उबर में डाल दी। नंबर 2, प्लॉट्स, खुद की जमीन पड़ी है एज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी, उस पर फ्लैट बना दिए, तो इट्स अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट अपना, अलोइंग पोजेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मिलना क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। मैं कहा सर रजिस्ट्री तो अभी हुई नहीं, चाहे रजिस्ट्री नहीं हुई तो आपका पोजेशन तो आ गया ना, जिसको बोलते हैं कब्जा, आपके पास आ गया। नंबर 6, ट्रांजैक्शन करना बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंजॉयमेंट करना इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स। एंड लास्ट वन है रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी। 2 तरह की एसेट है, जल्दी बोलिएगा, शॉर्ट टर्म और कौन सी, लॉन्ग टर्म। डिवाइड करने के लिए क्या चीज है, लाइफ। दोबारा से, लाइफ क्या, सिक्योरिटी, बस लिस्टेड हो, सिक्योरिटी ना ले। अब सिक्योरिटी में शेयर भी है, डिवेंचर भी है, अपना बॉन्ड्स भी है, ठीक है, हमारा फ्यूचर ऑप्शन, बहुत बड़ा वर्ड है एक्चुअली सिक्योरिटी वर्ड, ठीक है। दूसरा, यूनिट्स यूज होते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, और यूनिट मुझे किसके चाहिए, यूटीआई के, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। या फिर क्या चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड। बच्चा भी नहीं समझ पाता समटाइम, ये क्या चीज है, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड। मैंने बताया था जब आप कोई सिप लगाते हैं, सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि उसका कितना कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में लगाओ। देखो इक्विटी रिस्की तो है, पर वही मोर प्रॉफिट भी है। डेट में लगाओगे रिटर्न बड़ी छोटी हो जाएगी, जस्ट लाइक एज एफडी, हाँ थोड़ी सी ज्यादा एफडी से। तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, 8 या 9। अब डिविडेंड का पता नहीं, इक्विटी का नेटवर्थ ये नहीं पता, 100 रुपए वाला शेयर 400 का हो जाए तो उसको अकॉर्डिंग सोच सकते हैं आप, 400% कमाई हो गई, तो कोई तरीका नहीं है। तो इक्विटी ओरिएंटेड में पैसा लगाना चाहिए। नंबर 3, जेडसीबी, कोई कूपन रेट नहीं है इसका, ये डिस्काउंटेड रेट पे इश्यू होता है। हाँ रिडीम किस पे होता है, पार वैल्यू। जैसे मैं आपको कहूँ जी 90,000 मुझे आज दो, साल बाद 1 लाख ले ली, तो इसके लिए लाइफ क्या है, चेक करिएगा, 1 साल। 1 साल या 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। दूसरा पॉइंट, अगर अनलिस्टेड, सिर्फ शेयर्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात, शेयर्स की,
सारे बात नहीं करी, अनलिस्टेड सिर्फ शेयर की बात करी। जो लिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड का मतलब क्या है, जो आरएससी में लिस्टेड नहीं है। नंबर 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब देख भी चुके, आज फिर देखेंगे क्या चीज है। हेल्ड फॉर लेस देन या इक्वल टू 2 years, इट्स अ शॉर्ट टर्म। 2 साल से ज्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म। लास्ट पॉइंट, एनी अदर कितना आ जाएगा, 3 साल। लो जी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इसको में रखे सर, एफवीओसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस आ जाएगा क्वेश्चन में, ब्रोकरेज कमीशन एजेंट जो भी देंगे, नेट कंसिडरेशन माइनस सीओए सीओआई फुल फॉर्म, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर ये आईसीएओ भी बन सकता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तब अगर एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म, सेंगेट प्रोवाइजो, सेंगेट प्रोवाइजो। इंडेक्सेशन तब मिलेगा अगर एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अगर साइट और बिल्डिंग अलग अलग है, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल होता है, बिल्डिंग लैंड पहले लेकर रख ली, उसमें फ्लैट आज बनाए, वो आज बना के बेच भी दिए, तो वो तो फिर शॉर्ट टर्म है। पर जो लैंड 2 साल से पुरानी पड़ी है वो कौन सी है, लॉन्ग टर्म। देन यू हैव टू सेग्रीगेट द अमाउंट्स, बिल्डिंग का कैपिटल गेन अलग निकलेगा, अपना लैंड का अलग निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड प्रोवाइजो, इंडेक्सेशन। हाँ ये इंडेक्सेशन कही थी, आपका डाउट था सर, अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए 2000 से भी पुरानी है, 2001 से भी पुरानी है, मैं घबराइए नहीं, हो सकती है, क्या बात है इसमें खास बात। मेरे फादर ने 1980 में प्लॉट लिया होगा, 1990 में लिया होगा, हम गलत थोड़ा कह रहे हैं, और आज बेच रहे हैं और रेट बहुत हाई करके होंगे, पर हम 1990 का रेट ले लेंगे, बट मैं वहां का इंडेक्स नहीं ले पाऊंगा। अब सरकार ने वो बंद कर दिया। फिर सर क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि जहां से मैं इंडेक्स स्टार्ट कर रहा हूं उस दिन उस प्लॉट की एफएमवी क्या थी, वो पता चल जाएगा मार्केट से। इन्होंने एसडीवी नहीं कहा, कल वाली बात, सरकारी वैल्यू नहीं कहा, मार्केट वैल्यू क्या थी। और आपको ऑप्शन दी, दोनों में कौन सा चूज करिए, विच एवर इज हायर। ये नहीं कहा था कि अगर आपके साथ सर मान लो, वैसे रेयर चीज है कि 90 में प्रॉपर्टी का रेट कुछ और हो, 2001 में कम हो जाए, बड़ा डिफरेंट केस सुनने को मिलेगा, वरना अदरवाइज बड़ा ही है। पर फिर भी आपको ऑप्शन दी, घबराइए नहीं। अगर आपने 10 लाख का प्लॉट लिया था, उसकी वैल्यू 8 लाख रह गई, पर आपको ऑप्शन क्या दी, विच एवर इज हायर, इट्स अ 10 लाख, तो गलत नहीं किया। हाँ बट इंप्रूवमेंट लास्ट टू लास्ट में कौन सी लूंगा, 2001 के बाद की, 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट पे बिल्कुल क्या कर देना, क्रॉस। आज क्वेश्चन करेंगे, इंडेक्स लर्न नहीं करना, सिर्फ दो पता होने चाहिए, एक पहला 100, एक लास्ट का 317। वैसे एक नया आ चुका अब तो 21-22 का, 22-23 का, पर आपको सिलेबस में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बीकॉम में कौन सा आएगा, 21-22 पूरा इनकम टैक्स, 21-22 का आना है, तो मैं वहां तक की अमेंडमेंट्स आपके साथ कवर करूंगा, इसके अलावा नहीं। डन। तो ये रहा एसेट एक्वायर्ड बिफोर आपका केस, तो विच एवर इज हायर, इंप्रूवमेंट बिफोर तो इग्नोर। कल याद आया कुछ पढ़ा था, फर्स्ट प्राइज किसी को और लिया तो क्या था, कंडीशन थी 2, लेने वाला कौन है, एनआर, दूसरा या फॉरेन कंपनी क्या करता है इंडिया में, शेयर या डिवेंचर, किसमें, फॉरेन करेंसी में, बाय द वे ऑफ परचेज या बाय द वे ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो उसको हमने कहा तो घबरा मत भाई, तेरे पे ये कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे हम, अपना तरीका तेरे देते हैं। मैं क्या तरीका लगाओगे, मैं कहा फर्स्टली जो तेरा आपा गेन निकालेंगे वो अपन निकालेंगे किसके अकॉर्डिंगली, इनटू द फॉरेन करेंसी। तो मैं क्या फॉरेन करेंसी के लिए तो फिर रेट चाहिए होंगे, कोई डॉलर्स का, कोई बाइंग रेट सेलिंग रेट सब अलग होता है, मैं घबराइए नहीं, सब रेट अपने पास। और रेट किस बैंक के लेंगे, एसपीआई, फुल फॉर्म था टीटीबीआर टीटीएसआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। डन हो गया। मैं फिर आगे क्या करोगे, ये कन्वर्ट करके मैं तेरा कैपिटल गेन आ जाएगा इन डॉलर्स, कल के एग्जांपल में शायद 6564 कैसा कुछ था, उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे किसके रेट से, बाइंग रेट। सब कुछ यहाँ लिखा पड़ा है आपके सामने, देख लीजिए। एवरेज तो था ही, हाँ एक्विजिशन किस दिन की होगी, एवरेज, और रेट कौन सा होगा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कल एक गलती थी क्या, वो डॉलर इंडिया में ले आया आज की तारीख 12 नवंबर, आपने ट्रांजेक्शन कब करी परचेज करने की, 15 नवंबर। अब 12 नवंबर और 15 नवंबर वाले दिन डॉलर का रेट सेम नहीं होता, डॉलर का रेट तो हर रोज चेंज है, हर रोज छोड़िए हर टाइम चेंज है। आज ये चल रहा है, इस टाइम आपकी ट्रांजेक्शन गोल्ड की तरह चल रहा है, सिंपल चीज हो गई। तो नेक्स्ट, ट्रांसफर खर्चा, सेल खर्चा और या कैपिटल गेन, ये सब किस दिन के लिए जाएंगे, ट्रांसफर वाले दिन के। बट पहले दो एवरेज जो कैपिटल गेन को कन्वर्ट करोगे वो कौन से रेट से होगा, बाइंग रेट। आप कल क्वेश्चन भी कर चुके दो इस पे, इलस्ट्रेशन 4 और एक अनसोल्व भी कर चुके आप, क्या ठीक है। हाँ कंडीशन है एसएससी क्या होना चाहिए, जिस साल बेच रहे हो, खरीदते टाइम तो आप एनआर थे, बेचते टाइम भी क्या चाहिए मुझे, एनआर। दूसरा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फिर फायदा डबल हो गया प्रॉपर, आपके लिए तो मैं स्पेशल रेट गया। तो जहां फर्स्ट प्रोवाइजो लगेगा वहां सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा। थर्ड प्रोवाइजो ने बीच में बात कह दी कि जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा किस पे, शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स पे। आप याद करिए शेयर्स पे, लिस्टेड पे में लिखा था, वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड, और लिस्टेड की लाइफ क्या है, 1 साल। अगर 1 साल से बाद
जैसे आज के टाइम पे मैं कोई शेयर परचेज कर दूं, आज के टाइम पे, आज अपना 12 नवंबर, ठीक है, 2022, उसको एक साल बाद, सही अगले साल 15 नवंबर 2023 में, सही 2-3 दिन बाद बेच देता हूं, तो वो क्या बन गया, लॉन्ग टर्म। तो उस केस की बात कर रहा हूं, वहां फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नहीं। सेकंड क्या था, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्पेशली एनआर के लिए था, वो तो मुझे मिलेगा नहीं, ठीक। फोर्थ कल आप पढ़ रहे थे, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, याद है, इंडेक्सेशन करने वाला, तो वहां एक वर्ड आया था बॉन्ड्स, हमने फिर वही उठा के कर दिया, नहीं, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं है, एक्सेप्ट दो पे है, नॉलेज के लिए, कैपिटल इंडेक्सेशन बिल्कुल सही, और स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, डन, मैंने बात की बात नहीं करी। फिफ्थ प्रोवाइजो 6 नहीं, सेवंथ एसटीटी, याद आया कुछ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना जरूरी है, आज दिखाऊंगा 112 में शेयर्स की बस स्पेशली, बट इसका कोई भी बेनिफिट कैपिटल गेन चैप्टर में नहीं मिलेगा, पर पे करना जरूरी है। और ये पे आप परचेज के टाइम पे भी करते हैं, और पे आप सेल के टाइम पे। तो बच्चा सोचता है परचेज के टाइम पे करूंगा तो मेरा खर्चा हुआ, मैं क्या इग्नोर कर दूं, मैं क्या सेल के टाइम करूंगा तो मेरी इनकम से माइनस करो, मैं तब भी इग्नोर करूं, टोटली इग्नोर। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ पे करना जरूरी है और डिफरेंट चीज। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे इन फॉलोइंग एसेट्स में, नाम पर क्या वो थोड़ी फीलिंग सी आएगी, ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स एक तरह की, जो परचेज भी कर सकते हैं, या मोस्टली क्या होती है, सेल्फ जनरेट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे 10 सेक्टर में अपना नाम बना रहा हूँ, सीए के रिजल्ट अच्छे दे रहा हूँ, तो लोग कहेंगे हाँ ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो गुडविल बन रही है मेरे प्रोफेशन, मैंने परचेज नहीं करी, हमने खुद अपना इंस्टीट्यूट बनाया। कल को मैं किसी फ्रेंचाइजिंग ले लूं, एलन की या किसी और बायजूस कंपनी की, अन अकेडमी की, वो फ्रेंचाइजिंग, वो परचेज है। जैसे आप करियर लॉन्चर की बोलते हैं, या बुलसाई की बोलते हैं, कितने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए फ्रेंचाइजिंग है, वो परचेज गुडविल है प्रोफेशन की, मैंने अपनी क्रिएट करनी है, तो वहां पे कॉस्ट क्या होगी, इफ द एसेट इज सेल्फ जनरेटेड, आप खुद बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट नहीं है। हाँ अगर परचेज कर रहे हैं तो उसकी परचेज प्राइस। अब कल को मैं अपनी फ्रेंचाइजिंग किसी को बेचूं, सोचिए कि एसडी कॉमर्स तू भी लिख सकता है भाई, चंडीगढ़ खोले या सीए ब्रदर्स खोल ले, तो 5 लाख रुपए लूंगा, मैंने 5 लाख लिए, मेरे हैंड में सुनना, मेरे पास पैसे कितने आएंगे, 5 लाख, पर मेरी जब कॉस्ट सुनोगे क्या होगी, नील, तो इंटायरली 5 लाख मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन, उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स। बट अगर यही परचेज होती, मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजिंग ली, कल बताया था, मेरा मन नहीं कर रहा, आप कहते मुझे दे दे, आप ले दो, मैंने 2 करोड़ की ली थी, मैंने 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख जैसे हमारी सेटिंग बनी, मैंने आपको बेच दी, अब आप वहां से कमा लिए 30 लाख। जब कैपिटल गेन देने की बारी आएगी तो मैं कहूंगा मेरे पास कितने पैसे आए, 2 करोड़ 30 लाख, मैंने खुद भी तो परचेज किया था, कितने का, 2 करोड़, तो वहां 30 लाख। तो फर्क समझ रहे हो, कहाँ कॉस्ट नील है, कहाँ कॉस्ट 2 CR है। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन केसेस में हम क्या मानते हैं, नील, क्योंकि गुडविल में आप इंप्रूवमेंट, मैं पढ़ाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकता हूँ, इसको हम इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं कहेंगे। जैसे कि इन केस ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, पेटेंट, कॉपीराइट, राइट टू कैरी या प्रोफेशन, ऑलवेज क्या होगी, नील। हाँ एक्विजिशन हो सकती है, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। मैंने बोर्ड, अब डोमिनोज है, एक बार 2 करोड़ रुपए दे दिए, उसको क्या इंप्रूव करेगा, बोर्ड अच्छा लगा देगा, लाइटें वही हैं, सब तो चीजें वही हैं, अब क्या इंप्रूव करेंगे, एसी ज्यादा लगा देंगे, वो इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ अदर कैपिटल एसेट बता दिया था, अगर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा 2001 से पहले किया है दैट टोटली इग्नोर, हाँ आफ्टर वाला लिया जाएगा। नेक्स्ट मुझे याद आया एसडीबी, कल बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना था, कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं हाँ जी करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, मैं हाँ जी बेचते हैं, अगर आपकी सेल कंसिडरेशन, जैसे मैंने शोरूम की बात करी ओनर से, मैं क्या कितने का बेचना, कहता 5 करोड़, मैं डन, बीच में सरकार आ गई, क्या मैं अब क्या हो गया, कहते जबकि इस शोरूम की वैल्यू है 5 करोड़ 30 लाख, ध्यान से सुनना, कितना कहा मैंने, 5 करोड़ 30 लाख सरकारी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मैं क्या, फिर मैंने क्या गलत किया, कहता आप बेच रहे हो 5 करोड़ का, जब सरकारी रेट ही चीज कितने का है, 5 करोड़ 30 लाख का। मैं कहता तो बड़ी समस्या होगी, कहते हम तो एसडीवी ही लेंगे, आपका क्या, FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आप 30 लाख रुपए कम दिखा रहे हो, इससे आपका कैपिटल गेन भी कम आएगा और टैक्स भी कम होगा। अब अगर सरकार ने बाद में सोचा अगर ऐसे केस उठाने लग गए फिर तो हर जगह 5-10 रुपए, लाख 2 लाख 3 लाख का फर्क तो हो ही होगा, तो हमने कैप लगाया, बिल्कुल सही, 110% ऑफ किसका, कंसिडरेशन का, जबकि मेरी ओनर से बात कितने की चली, 5 करोड़ ना, 5 करोड़ का 10% कितना बनता है, 50 लाख। अगर बीच में दोनों के बीच 50 लाख तक का अंतर है देन इग्नोर द केस, और मेरे आपके बीच में कितना फर्क था, 30 लाख का, मैं तो फिर 50 लाख बोल रहा हूं, देन एक केस क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इस केस में आपका FVOC वही 5 करोड़ लिया जाएगा, नॉट द 530। हाँ अगर यही सरकारी रेट 5 करोड़ 60 लाख होता, 5 करोड़ 60 लाख, आप मुझे कहते हैं सर जी 5 करोड़ का 10% कितना होता है, 50 लाख, पर आपके और बाकी के बीच में तो 60 लाख का अंतर है, तो ये नहीं 10 लाख का चक्कर है, फिर आपकी FVOC क्या ली जाएगी, 5 करोड़ 60 लाख। आप फिर नहीं मान रहे कि मुझे दिक्कत लग रही है, गलत बात है, या मेरे पे एओ मुझे कोई धक्का कर रहा है, मैं एक काम करते हैं, आपका केस तेरा रेफर कर देते हैं किसके पास, वीओ के पास, वीओ कौन, वैल्यूएशन ऑफिसर, अब वो ऐसे तो बिल्ला बैठा नहीं,
आपने केस भेज दिया, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। एओ आपसे अंडरटेकिंग लेगा दो बातों की। किस बात की? जो वहां डिसाइड हो जाएगा तुझे मानना पड़ेगा, कम ज्यादा आप देखेंगे, प्लस तू इस मैटर के अगेंस्ट कहीं पे भी अपील नहीं करेगा, तो गलत बात हो जाएगी। तू मेरे पे बात भी मान गया, वहां जाके केस भी कर दिया, तो एक चीज होगी मटन जी। आप गए वीओ के पास, याद आ रहा होगा आपको सारी कहानी। वीओ बैठा लगी मुड़ में, वो कहता जी वैल्यू 5 करोड़, ना तो 5 करोड़ है, ना 5 करोड़ 60 लाख है, या 5 करोड़ 30 लाख है, वैल्यू है 5 करोड़ 80 लाख। आपको कर लो बात, हम तेरे पास किस लिए आए थे? तू 5 करोड़ या 530 के बीच की फिगर कोई बोल, तो 5 करोड़ 80 लाख, तो आप डेफिनेटली एग्री क्या करेंगे? सरकार को कहेंगे 5 करोड़ 30 ही ठीक है भाई। तो मैं तो कहीं 80 लाख बढ़ाऊं तो कॉमन सेंस मेरी है, तो 30 लाख ही बेटर। पर ये ऑप्शन दी गई आपको, लेकिन आप क्या लिखा? वैल्यू ऑफ वीओ क्या लिखा हुआ है? इग्नोर, उसको इग्नोर कर देंगे। आप बोलिए एसडीवी ही आपका क्या मान लिया जाएगा? एफवीओसी। अगला पॉइंट, अगर उसने कम बोल दिया कि 5 करोड़ 10 लाख है, ये तो क्योंकि मैं कह रहा था देखो तू पांच, मैं 5 करोड़, चलो मैं भी गलत हूँ, मैं 5 करोड़ बोल रहा था, आप 530 बोल रहे थे, बट उसने नया ही आंसर बोल दिया कितना? 510। देन वी गो फॉर द 510। बट मैं आपको पहले कहा था जहां 10% तक का वेरिएशन होगा वहां तुम केस उठाते ही नहीं, वहां तो केस उठाते ही नहीं। कारण क्यों? ऐसे करने लग गए तो बहुत केस हो जाएंगे, और हर बंदा कहेगा मेरा वीओ के पास ले जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एक बार नॉलेज के लिए, आप चलते होंगे लोकल कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट सुना होगा नाम, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है अपना सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको जनरली पता हो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट कितनी है, मैं तो वैसे ही पूछ लिया, एक है, ठीक है ना। हाई कोर्ट कितनी है? हर स्टेट का अलग अलग है। अब हर स्टेट के केस इकट्ठे होके कहाँ जाने? जो उससे जीत जाए हारेंगे कहाँ जाएंगे? क्या आपको लगता है सारे केस जाते होंगे? 95% केसेस हाई कोर्ट में खत्म कर देते हैं। कारण क्यों? आपके तो पांच पांच भी बचे हुए 28 स्टेट की, मेरे पास 140% हो गई, सारी 29 स्टेट हैं, सब सारे इकट्ठे होकर कहाँ कहेंगे चल चल मेरा केस भी दे जा। ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि हर केस वहीं खत्म कर इसको, इतने बेले नहीं है। ITAT इनकम टैक्स में ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ये वहीं बैठाओ, वहीं इसका केस सुनो। CIT अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, हर शहर में बंदे बिठा रखे हैं, वहीं केस निबेड़ो। हर केस अगर मुंह उठा के आ गया तो बेले है, हम थोड़े बेले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम कहाँ पे? पूरे हिंदुस्तान के केस तो टाइम लगेगा लगेगा। अब एक केस आज सुना, मगर अपनी बारी 3 साल बाद आए, बाबूजी पूरे हिंदुस्तान के केस मैंने देखने हैं। तो ड्यूटी किसकी लगाई गई? हाई कोर्ट की। तो अपने लेवल पे वहीं खत्म कर, मेरी जजमेंट ले, मेरा प्रीवियस केस उठा, जिसको बोलते हैं ना बैकग्राउंड रेफरल केस, इस केस में ये डिसाइड हुआ था, आपके पास भी ये डिसाइड होता है, अगर पर्टिकुलर सेम है तो कभी नहीं, ठीक है। तो बात आई फिर सर एसटीवी तो अलग अलग होती है, मैं कब कब? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑन द डेट ऑफ हिस्ट्री। और अपने यहाँ पे मोस्टली डेट ऑफ सेल एंड रजिस्ट्री डेट सेम नहीं होता। मैं घबराइए नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि आज अगर मेरी मेरी ऑनर से बात हो गई, शोरूम का रेट 5 करोड़ है, उससे अच्छा बंदा है, उससे बात होगी, चल साहिल 6 महीने बाद रजिस्ट्री कराएंगे, तू भी पैसे इकट्ठे कर ले। 6 महीने बाद जब रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार सामने बैठी, कौन सा शोरूम है भाई? मैं 10 सेक्टर का, कहता 6 करोड़ का हो गया। मैं हो गया होगा, को मना नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी की तेजी यार की है, पहले 5 करोड़ था अब 6। बट एसडीवी ही नहीं मानी जाएगी। अगर 5 करोड़ वैल्यू लेनी है एफईओसी, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए जिस दिन आपके बीच में एग्रीमेंट सेल हुआ, आपने पेमेंट कैसे की थी? बाय अकाउंट पे चेक, बाय डीडी, या बाय ईसीएस? और ईसीएस की सरकार ने मेथड एक्सप्लेन करे, ये रहे। क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बोल दिया, तो पहले तो क्या था? चेक होता था सिंपल, अब तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, पेटीएम पुटीएम भी आ गया, तो आपका सारा कुछ ठीक है। सेक्शन 50D क्या कहता? अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता, कोई बंदा कहे मैंने एसर बेची पर पता नहीं है कितने रुपए की बिकेगी या क्या इसका रेट है, सबसे बड़ा हथियार एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी, क्या मानो? एफबीओसी। देन 51 आज क्वेश्चन करेंगे, एडवांस मनी ज्यादा है, बयाना टोकन मनी। अगर आप विद इन टाइम वो डीड पूरी नहीं कर पाते तो दूसरे पर्सन के पास, ओनर के पास, आप तो परचेज करने आए थे, लीगल राइट है आपके एडवांस मनी क्या करने का? फॉरफिट करने का। उसमें 2 पॉइंट है। अगर ये फॉरफिट करा है 2/1/4/2014 से पहले, उस दिन भी नहीं कहूंगा, उस दिन भी नहीं कहूंगा, बड़ा चक्कर पड़ जाता है। वो कहेगा फॉरफिट करा 1/4/14 को, बच्चा सोचता है 1/4/14 को करा, तो उस दिन लेना है या माइनस करना है, क्या था? 1/4/14 नहीं, बिफोर 1/4/14। तो उसका सिस्टम क्या था? आपकी कॉस्ट में से क्या किया जाएगा जनाब? माइनस। डन हो गया। अगर आज के टाइम पे एडवांस मनी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ नहीं करना, चुपचाप उसको कहां ले जाओ? अदर सोर्स, चुपचाप कहां ले जाओ? अदर सोर्स, कैपिटल गेन में पंगा मत लो। नेक्स्ट आइए, आज का कुछ पॉइंट शुरू करते हैं। समरी इन द फॉलोइंग 4 केसेस, इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता इन केसेस में, इवन ये क्या एसेट कौन सी है? जल्दी बोलो। लॉन्ग टर्म कौन कौन सी? नंबर 1 जहां फर्स्ट प्रोवाइजो लग गया, याद आया? एनआर
फॉरेक्स वाला, तो वहां कैपिटल गेन लगे एनआर में। यहाँ फोर्थ प्रोवाइजो लग गया जाता है डिवेंचर और बॉन्ड में। 112A थर्ड प्रोवाइजो, जहां लिस्टेड इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। और लास्ट है स्लम सेल, अभी आप करेंगे, अभी आप करेंगे, पेंडिंग है बिल्कुल। लास्ट पेज मैंने रखा था, पहले रखा नहीं था। अब लास्ट पेज में मैंने हेडिंग दी है 50B ऑफ स्लम सेल। अभी रुक जाइए। लो, आज का मेन टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट करो फटाफट। सेक्शन 47 सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज, क्या ध्यान मतलब पढ़ो क्या लिखा मैंने। सर्टेन ट्रांजैक्शंस को आप क्या नहीं मानते, जल्दी बोलो। अब जब ट्रांसफर ही नहीं मानते तो कैपिटल गेन कैसे लगे। अब देखो आपकी कंडीशन देखो, कैपिटल एसेट है, हाँ जी कैपिटल एसेट है, पर उसको मैं ट्रांसफर ही नहीं मानता, और 7 पॉइंटों के अंदर कवर ही नहीं करता। अगर उसको नहीं मानते ट्रांसफर तो उसमें कैपिटल गेन तो लग ही नहीं सकता। पर वो कौन कौन से केस है, बड़े ध्यान सुनना। Following transactions are not regarded as transfer, therefore no capital gain will rise. Number one, distribution of capital asset on the partial or total partition of क्या HUF डिवाइडेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपने घरों में आम डिवाइडेशन के टाइम एसेट्स बढ़ती हैं। मान लो कोई खानदानी प्रॉपर्टी थी, बंटवारा तो होना ही होना है कभी ना कभी। दौड़ी मुकेश अंबानी और इसमें हो गया अनिल अंबानी में, इतने बड़े बंदे हैं, ठीक है ना, तो बंटवारा तो होना ही होना है। तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आ गई, किसी के नाम कोई शेयर आ गए, किसी के नाम कोई गाड़ी आ गई, किसी के नाम कोई बंगला आ गया, अलग अलग चीजें। अब बटी तो जरूर, और आपके नाम भी आ गई, क्या ये ट्रांसफर है, हमने कहा नहीं। हाँ, कल को जब आप उसको बेचोगे, मेरा नाम आ गया, कल को मैं जब उसको बेचूंगा देन इट्स अ ट्रांसफर, बट डिवाइडेशन टाइम कोई चीज मिल जाए इट्स नॉट अ ट्रांसफर। नंबर 2, तो अगले घर तो क्लेश हो गया, तो उन्हें लगा अगले घर तो लड़ाई झगड़ा हो गया, बंटवारे हो गए, तो कहता है यहाँ कैपिटल गेन दो, तो वहां कैपिटल गेन नहीं है। जब आप उसको बेचोगे, हाँ, तब आपके हैंड्स में जो जो पर्सन बेचेगा क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट विल इररेवोकेबल ट्रस्ट। इररेवोकेबल ट्रस्ट आप पढ़ेंगे मुझसे क्लबिंग में जाके अपना अगले सेमेस्टर में, और बता देता हूँ क्या होता है। इररेवोकेबल ट्रस्ट मतलब परमानेंटली एसेट क्या कर दी, ट्रांसफर अपने नॉन रिलेटिव के नाम, मोस्टली अपनी वाइफ के नाम। पहले लोग क्या करते थे, जैसे मैं कहूँ ये शोरूम मेरे नाम है, सिंपल, तो रेंट भी मेरा नाम आना चाहिए। तो मैंने अपने टेनेंट को क्या कहा, चेक बना दे मेरी मिसेज के नाम, अंकिता के नाम। वो कहते इससे क्या होगा, मैं क्या, चेक मेरे नाम नहीं आएगा, सारे रेंटल किसके अकाउंट में जाएंगे, अंकिता के नाम पे जाएंगे। मेरी ऑलरेडी इनकम कितनी है, 10 लाख से क्रॉस है। अगर रेंट और आएंगे मेरे पास तो मेरी इनकम 10 लाख से और ऊपर बढ़ जाएगी, तो मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। उसकी इनकम है नहीं, उसके नाम पे अकाउंट खाली पड़ा है, उसके नाम पे अगर आप 40-50 हजार रुपए 5-6 लाख जमा भी कर देंगे, अपन डिडक्शन डिडक्शन लेके टैक्स बचा लेंगे। तो यहाँ सरकार का पॉइंट आया क्लबिंग। अगला यूनिट अपने अगले सेमेस्टर का पहले चैप्टर है क्लबिंग। तो वहां पे सरकार ने क्या कहा कि प्रॉपर्टी किसके नाम, मैं क्या मेरे नाम, रेंट किसके नाम जा रहे हैं, अंकिता, साफ प्लानिंग है, जो प्रॉपर्टी जिसके नाम है रेंटल उसी के नाम जाएंगे। मैं कोई बात नहीं, अब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी घर वाली को देनी है कि नहीं देनी। हाँ, अब भाई टैक्स देना ज्यादा अच्छा है या प्रॉपर्टी देनी चाहिए, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो कहते हैं नहीं मैं ही टैक्स दे दूंगा। तो वहां पे पॉइंट का आया, फिर आपने वहां ट्रांसफर करा, कोई कंडीशन किंतु परंतु रख के कि मैं इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूं, पर इससे जो रेंटल आएगा ये यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करेगी, उसको बोलते हैं रेवोकेबल ट्रस्ट, जिसमें कंडीशंस आ जाए, किंतु परंतु आ जाए। वहां पे अगर ट्रांसफर करना है तो कौन सा करो, इररेवोकेबल, बिना किसी कंडीशन के चुपचाप उसको ट्रांसफर करो। तो पता ही है विदाउट कंसिडरेशन होगा या इनएडुक्वेट कंसिडरेशन होगा, पर वहां इररेवोकेबल होगा। कोई हमें ऐसा लूप ना दिखे कि जिसमें कंट्रोल आपका आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नोट, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इस वाला। थर्ड पॉइंट पढ़िए जल्दी, क्या है, ट्रांसफर अंडर अमेलगामेशन बाय अमेलगामेटिंग कंपनी, किसको, अमेलगामेटेड कंपनी, प्रोवाइडेड अमेलगामेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए बोलो, इंडियन कंपनी। 4 और 5 नाम सुना वैसे आपने, अमेलगामेशन, अमेलगामेटेड, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, अलग अलग वर्ड्स हैं एक्चुअली। अगर आप वर्ड सुनेंगे इट्स अमेलगामेशन, ठीक है, एक वर्ड आता है अपने पास मर्जर, अगर हम वर्ड सुनेंगे, एक वर्ड आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अब चैप्टर भी थे ये 4th सेमेस्टर में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो है अंदरूनी कंपनी को ठीक करना, इंटरनली कंपनी को ठीक करना। एक्सटर्नल करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर का बोर्ड चेंज कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अपने हिंदुस्तान में, बैंक आया था यूटीआई, लोगों को नहीं पसंद आया तो उसका नाम चेंज कर दिया, सबको पसंद आ गया एक्सिस, एक्सिस इज द यूटीआई बैंक। अब जब यूटीआई बैंक आया तो लोगों को नहीं पसंद आया, कहते कोई चक्कर नहीं, अब आपके चक्कर में, आपके पसंद ना पसंद के चक्कर में सारी मैनेजमेंट चेंज करेंगे, सारी कंपनी, डायरेक्टर, बोर्ड, सीईओ, मैनेजर, कितने लोग अपॉइंट कर दिए, कितने लोगों का काम कर दिया, कितने हमारे मेमोरेंडम प्रिंट हो गए। तो जस्ट एक काम करते हैं, लोगों को नाम नहीं पसंद आया, नाम चेंज करते हैं। जैसे कोई जगह मैं कहा था 26 में बहुत ज्यादा आपके रेस्टोरेंट खुलते हैं, क्लब बार खुलते हैं, वहां किसी में गोली गोली चल गई, तो आम सी बात है, वहां चल भी जाती है ना, आजकल माहौल गर्म है, तो वहां गोली गोली चल गई, अगले का नाम बदनाम हो गया कि ये तो खराब है। आपा क्या करो, आपको क्या लगता है सारा तोड़ तोड़ के नया बनाएंगे, नाम चेंज कर दो। आप कहेंगे कहाँ गोली चली, वो तो वहां चली थी एबीसी में, ये तो XYZ है,
अच्छा वही तो जगह है, पेंट काले का नीला फेर दो, लाल फेर दो, और क्या करना है, गाड़ी ऊंची चलाओ होली चलाओ, मतलब ही नहीं। लोग कहते तू कहाँ जा रहा है, घर वाले कहेंगे अच्छा वहां जा रहा है, वहां नहीं, वो एबीसी था जहाँ गोली चली थी, ये एक्स वाई जी है, पता नहीं तुम लोगों को। जैसे को लोग बदनाम करें किसी को कि 5 डिग्री तो बड़ा खराब जगह है, ठीक है, अब मैं कहाँ जाता हूँ सर्कल, अब देखा जाए साले दोनों वही तो है। अब जिसको बात समझ आई हो वो समझेगा कि हाँ जी, घर वाले कहते 5 डिग्री नहीं जाना, मैंने यहाँ छोड़ दिया, अपना सर्कल जाते हैं आजकल, साले जगह तो वही है। तो कंपनियां वहां यही काम करती है, तो ऐसी चीजें बना के, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी मैंने कि जाओगे समझ आएगी, हाँ बात तो सही है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू किसको, सब्सिडरी, या सब्सिडरी किसको कर रही है, होल्डिंग, ये भी नाम सुना होगा। 50% से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी का स्टेक, स्टेक भी मतलब क्या, इक्विटी अगर एक्वायर कर लेते हैं तो आप उसकी होल्डिंग बन जाते हैं, वो आपकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी। बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, नाम आपने सुना होगा क्वालिटी वॉल्स, जिसकी आइसक्रीम आती है, उसको एक्वायर किसने किया था, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आज के बाद कभी क्वालिटी वॉच खाइएगा जब लेंगे तो उसमें चेक करेगा यूनिलीवर का साइन मिलेगा आपको, जबकि यूनिलीवर का काम तो कॉस्मेटिक्स, उसका कहाँ घुस गया, आइसक्रीम में, और अपना क्या जाता है। आपका कंपनी कल को मेरा बिजनेस मन करता है कि मेरा बिजनेस करता है कि मैं आइसक्रीम का प्लांट खोलूं, पागल है क्या आइसक्रीम का प्लांट खोलना है, सिरदर्दी कितनी होगी, जगह लेंगे, बंदे रखेंगे, मशीनरी लगाएंगे, चुपचाप किसी आइसक्रीम कंपनी के पास जाओ जो इस टाइम काम कर रही है, उसकी 50% से ज्यादा इक्विटी क्या कर लो, एक्वायर। मार्केट में उसके शेयर आते हैं, अमूल के, चलो मतलब बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, अब छोटा ब्रांड ला जाओ, क्रीम बेल, ड्रीम बेल, जो छोटे मोटे हैं, उसकी कैपिटल पता करिए कितनी है, 50 करोड़। 25 करोड़ के शेयर आप ले लो, या 26 करोड़ के शेयर आप ले लो, आप उसके क्या बन जाएंगे, होल्डिंग, वो आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडी। जहां डिसीजन मेकिंग की बात चलेगी आप ही तो बैठोगे, ऑनरशिप तो आपकी आ गई। आप पागलों की तरह जमीन लेते, वहां बनाते, फिर बेचते करते, छोड़ना। अब क्वालिटी वाला अपना काम कर रहा है, अपनी आइसक्रीम बेच रहा है, ठप्पा किसका लग गया, HUL का। बस वो ये चीज करते हैं। अब मुकेश अंबानी आपको क्या लगता है सारे बिजनेस आप करता है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कहाँ जाओ, कैपिटल, प्ले विद द कैपिटल, हर कंपनी की क्या बन जो होल्डिंग, आपकी क्या बन जाएगी, वो सब्सिडी, और सब्सिडी की आगे जो सब्सिडी है वो भी आपकी पार्ट बन जाएंगी। जैसे कि लोग लड़ रहे होते हैं कि हुंडई अच्छी है, किया अच्छी नहीं है, आपस में लड़ रहे बड़े देखे हो, या ये कर दी, तो मगर समझने वाली बात करो, हुंडई का ही तो सिस्टर कंसर्न है किया, उसी की तो सब्सिडरी है। अब लोगों को पता ही नहीं, लड़ी जाते हैं बेचारे बैठे, फलाना अच्छा है फलाना बुरा है, मगर उसी की तो सब्सिडरी है। हाँ कंपनी ने बिजनेस चलाना है, अलग नाम से भी चलाना है, कोई अपना कंप्यूटर उतारो, मारुति नहीं उतारा, नेक्सा क्यों उतारा, मारुति सुन के लोगों ने वहां कहता था गरीब लोग, यही चीज आती है, किसी को कह दो मारुति का ले ऐसा लग रही, यही चीज है। और कहता है काम करते हैं, फिर थोड़ा ब्रांड करते हैं नेक्सा के नाम पे, थोड़ी लग्जरी गाड़ियां, अब इनकी भी 10-10 लाख की तो गाड़ियां आ ही रही हैं, 8 की भी आ रही हैं, और लगी यूनिट कर दो, ये मारुति नहीं बेच रही, उसको नेक्सा बेच रही है, तो ठप्पा मारुति का ही, साइन तो मारुति का ही है, बट वो करना पड़ेगा। कारण क्यों, लोगों का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट भी तो खेलना है, तो उसको अकॉर्डिंग पॉइंट आया। तो होल्डिंग कंपनी, बट कंडीशन यहाँ पे कुछ बड़ी डिफरेंट है। होल्डिंग होल्ड करे कितने परसेंट, 100% शेयर होल्डिंग किसका, सब्सिडी, जिसको इंग्लिश में एक नाम बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, होली ओन्ड सब्सिडी, WOS इसका नाम बोलते हैं। ये थ्योरी में भी था आपको एडवांस अकाउंट्स में। नंबर बी, ट्रांसफर कंपनी शुड भी क्या होनी चाहिए, इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, मतलब जो पढ़ा रहे हैं सर आपने 5-6 पॉइंट पाए। इनकम ट्रांसफर नहीं मानते, अगर HUF के टाइम कोई एसेट मिले ट्रांसफर नहीं मानते। कोई आप एसेट, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, गिफ्ट, विल, इरेवोकेबल ट्रस्ट में किसी को एसेट दे दें, मैं रिश्तेदार नहीं कहा, किसी को भी गिफ्ट में एसेट दे दे, उसको हम ट्रांसफर नहीं मानते। तीसरा, कोई अमेलगामेटेड कंपनी अमेलगामेटिंग कंपनी को दे, या होल्डिंग सब्सिडी को सब्सिडी होल्डिंग को, इनको ट्रांसफर नहीं मानते। तो पॉइंट ये है, कल को ये भी तो आगे किसी को बेचेंगे। अब धीरज सर ने मुझे कोई एसेट दी, चलो इसको ट्रांसफर नहीं मानते, एज अ गिफ्ट दी, कल को मैं तो उस एसेट को बेचूंगा। पर एक्चुअली ध्यान सुनना, केस बड़ा अच्छा है। धीरज सर ने मान लो कि प्लॉट लिया था 2005 में 10 लाख, 2005 में कितने का, 10 लाख, 2018 में सर ने मुझे दे दिया। पहली बात तो उस पर टैक्स आएगा, नहीं आएगा। कारण क्यों, अकॉर्डिंग टू गिफ्ट दिस इज एग्जाम्प्ट, ट्रांसफर ही नहीं मानते। तो 10 लाख का सर ने लिया था, मुझे तो फ्री में मिल गया, और आज जो भी रेट होगा छोड़िए, ठीक हो गया। कल को मैं तो आगे इसको बेचूंगा ना, जब मैं भी गिफ्ट करूंगा, पर मैं बेच रहा हूँ 2022 में, आपा ने बेचा जी 2 करोड़ रुपए का, आपने बेचा 2 करोड़ का। पॉइंट ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, यहाँ पे वर्ड आता है प्रीवियस ऑनर कॉस्ट, कौन सी, प्रीवियस ओनर। मैं नहीं था, प्रीवियस ओनर कौन था, धीरज सर। कितने की ली थी उन्होंने, 10 लाख की, कब, 2005। और टाइम भी कब से लिया जाएगा, 2005 से। कोई बच्चा ये सोचेगा 2018 में सर आपको मिली, चलो मैंने 2022 बोल दिया, मान लो मैं 2019 में बेच दूं, तो बच्चा कहेगा 18 में तो आपको मिली है, इतना भी सब्र नहीं, आते ही आपने बेच दी। तो गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो हमने कहा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप क्यों सोच रहे हो, 18 से 19,
मैं कहेंगे इसमें भी टाइम किसका लिया जाएगा, प्रीवियस ऑनर। आपके पास तो कुछ था ही नहीं, तो हम ये समझेंगे डीम्ड कौन बेच रहा है, लाइक द धीरसरी बेचर, एक तरह का। अब पढ़िए, इन अबव केसेस cost of acquisition of the transferee shall be cost to the हाँ करना ही पड़ेगा मम्मी कोड आ गया। तो प्रीवियस ओनर कैपिटल गेन उससे दिलवाना है। आगे ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बाय प्रीवियस ओनर। आज के टाइम पे बहुत खराबी होगी भाई, पैसे के मामले में कोई नहीं सुनता तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंकर्ड बाय प्रीवियस ओनर है, प्रेजेंट ओनर शैल भी क्या होगा, कंसीडर। अब कुछ खर्चा मान लीजिए 2007-8 में सर ने भी किया होगा, उसका भी इंडेक्स मिलेगा। कुछ खर्चा मैंने कर दिया तो उसका भी खर्चा मिलेगा, ठीक हो गया। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो आप सोच के बता रहे थे मुझे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अब ध्यान सुनना। POH फुल फॉर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शैल आल्सो भी कंसीडर्ड। मेरी कॉस्ट नहीं देखी जाएगी, अपनी तो है ही नहीं कुछ भी, हमको फ्री मिला, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये रेफरेंस है, याद हो जाए तो गुड, अदरवाइज नॉलेज पे, ठीक है। मंजुला जे शाह का बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस था जिसने डिसाइड किया था, बड़ा मतलब फेमस केस है। कहीं भी आप कैपिटल गेन में किसी से बात करते हैं, जब अगर आपको नॉलेज चेक करता है, हालांकि मंजुला जे शाह केस पता है, और यही है प्रीवियस ओनर। कोई अपने यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या चलती हैं, इनहेरिटेड, खानदानी, वेल, गिफ्ट, मोस्टली वही मिलती हैं कि किसी की डेथ के बाद आपके पास आ गई तो कल को आप तो उसको 2-3 साल बाद बेचेंगे। तो कॉस्ट, पीरियड या इंप्रूवमेंट कौन सी ली जाएंगी, सारी ली जाएंगी। कॉस्ट कौन सी, प्रीवियस ओनर, और पीरियड भी कौन सा, प्रीवियस ओनर। उसी को देख के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप क्या करेंगे, डिसाइड। अब अगला केस आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब दिख रहे हो डायग्राम्स दिख रही है, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। 2005 से आ गया पॉइंट, आलू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ किसकी जल्दी बोलो, प्रीवियस ओनर। मेरे केस में कितनी थी पार्थ, 10 लाख। CII फुल फॉर्म कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, किसका करा जी, ट्रांसफर। मेरे केस में मैं मान रहा हूँ 2019 आपके लिए। डिवाइड बाय पढ़ के लिखा हुआ है, CII फॉर द ईयर इन विच एसेट फर्स्ट हेल्ड बाय, अब मेरे तो भाई नहीं, मैं तो 18 में मिली। पहली एसेट किसने ली थी जल्दी बोलेगा, धीरज सर ने। कब ली थी, 2005 में। तो वहां का इंडेक्स, इसमें भी वो पॉइंट आ सकता है 1990 वाला, 1990 और 2001, फिर विच एवरेज डन। और ये आ गया, पढ़ो नीचे लिखा हुआ, बेनिफिट ऑफ FMV 141 का क्या है, अवेलेबल, मतलब मिलेगा। लो फिर आपको बड़ा मजेदार केस सुनाते हैं। आप केस समझना, आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी क्या चीज चल रही है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग केस एग्जाम्पल क्या है, ध्यान सुनो। 3 घर बने हैं आपको दिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहले केस में कौन है जी, मिस्टर अभी। मिस्टर अभी कौन है, अभिषेक बच्चन, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, गेम में आपको इंटरेस्ट आएगा पूरा, आपका इंटरेस्ट बनना भी चाहिए मेरे हिसाब से, आपके मतलब की एग्जांपल है। अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन क्या है जी, प्रीवियस ओनर। उसने खुद ये घर 2001-2 में, पुराना नहीं है, 2001-2 में ले लिया। कितने का लिया जल्दी बोलो, 2 लाख का, ठीक है। आज भाई साहब ने गिफ्टेड कर दिया किसको, अपनी धर्म पत्नी को, हाँ ऐश्वर्या राय को, जो भी उसकी है। तो 16/7/2017 में। आप घर कब लिया था जल्दी बोलिएगा, पूरा क्या समझाएगा कि हाँ ये चीज ठीक होती है। तो 2001-2 में खुद घर लिया, गिफ्टेड का केस है, ये नहीं उसकी धर्मपत्नी है, वैसे भी माफ था, एज अ रिलेटिव में कवर हो जाएगी वो, बट गिफ्टेड कर रहे हैं तो किसी कैपिटल गेन ने साफ मना किया। हमने तो कहा ही नहीं किसको गिफ्ट करो किसको नहीं करो, आप बाहर वाले को भी गिफ्ट करेंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि ए ने गिफ्ट किया सी को, मैंने पूछा ही नहीं सी कौन है, रिलेटिव है नॉन रिलेटिव, गिफ्ट है ना सर। वो आगे का सीन लगा है, सी भी तो कल को बेचेगा। सरकार कहती क्यों घबरा रहे हो, मैंने निखिल को प्रॉपर्टी दे दी, क्यों घबरा रहे हो, उसको प्रॉपर्टी दे दी, तो यार ये भी तो आगे कभी बेचेगा। कब तक वेट करेगा, जितनी वेट करेगा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना ही है। जिस दिन बाहर आना है आप उस दिन टैक्स ले लेना, आप क्यों घबरा रहे हो। पर कुछ चीजें माफ करनी जरूरी थी, एज अ गिफ्ट, इनहेरिटेंस, विल। तो ऐश्वर्या राय को प्रॉपर्टी दी तो हमने 2 वर्ड लिखे, देख रहा हो, ट्रांसफर नहीं मानते, क्रॉस मतलब, तो ट्रांसफर नहीं मानते तो फिर नो कैपिटल गेन। तो मैंने कैपिटल गेन पे भी क्या कर दिया, क्रॉस। नीचे से सुनना, नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ क्या, अभिषेक। क्यों, जबकि प्रॉपर्टी 2 लाख की है, दी होगी तो उस टाइम भी तो 2017 में तो यार रेट डेफिनेटली ज्यादा होगा, पर मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं उस टाइम क्या रेट है। पूछना भी क्यों है यार, जब गिफ्ट माफ है, जब गिफ्ट माफ है देन पूछना भी क्यों कि ऐश्वर्या उस दिन प्रॉपर्टी का रेट क्या था, अपने क्या लेना, सिंपल। तो ड्यू टू सेक्शन कौन सा 47, मतलब नॉट ट्रांसफर। अगला पॉइंट, कैपिटल गेन एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या लगेगा, ऐश्वर्या। कारण क्यों, अगर ऐश्वर्या आगे ठीक नहीं है, उसने आगे प्रॉपर्टी किसको बेच दी, होगा कोई लिंक अगली का, ठीक है। तो उसने उसको प्रॉपर्टी दी, और प्रॉपर्टी भी कब दी, देखो बड़ी सुनने वाली चंबा है, 14 फरवरी। अपने को नहीं पता क्या कारण है इसका, उनके बीच में क्या करते हैं वो आपस में, खराबी लोग हैं। बेचारा अभिषेक बच्चन प्रॉपर्टी देता है ऐश्वर्या को, आगे किंग कुमारी है, हाँ चलो होगा। और सेल कितने की करी,
30 लाख फ्री में नहीं, पैसे लिए, ठीक है। तो यहाँ सर ट्रांसफर भी है और यहाँ सर कैपिटल गेन भी लगेगा, किसके हैंड में, ऐश्वर्या के हैंड में। पॉइंट इज दैट अगर मैं एफ वी ओ सी लू, ये तो मुझे पता चल गया कितने रुपए, 30 लाख माइनस एक्सपेंसेस तो आपके कुछ है नहीं, तो आपका नेट कंसिडरेशन कितना आ गया, जल्दी बोलिएगा। 30 लाख माइनस सीओए क्या लेंगे, 2 लाख, जो किसकी कॉस्ट थी। आप ऐश्वर्या को पूछोगे तेरी कॉस्ट क्या करी, तो फ्री आई थी, तो तुझे किसने दी थी, अपने छोटे ने, अभिषेक ने। तो अभिषेक ने कितने की परचेज की थी, 2 लाख, तो 2 लाख इज द कॉस्ट। फिर बात चली इंडेक्स कहां से लें, कि तुझे तो 17 में मिली है प्रॉपर्टी, फिर वही बात, जब कॉस्ट प्रीवियस ओनर लिया जा रहा है तो पीरियड भी प्रीवियस ओनर लिया जाएगा 2001, और आज का टाइम क्या चल रहा है 317, तो करिए मल्टीप्लाई। देखो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ ऐश, कॉस्ट ऑफ ऐश क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट किसकी थी, अभी की। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी क्या हो जाएगा, 2001 से लेके 2000 जो भी आपका था 13/2 तक, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसको दिन मानते नहीं, एक दिन बैक, तो 14 को तो ट्रांजैक्शन होगी ना, 13 तारीख तक। इंडेक्स कॉस्ट क्या लेंगे, 2 लाख इंटू आज का इंडेक्स 317 डिवाइड बाय 100, तो सिर्फ बड़ी छोटी कॉस्ट बनी 6,34,000। ये कंसेप्ट था आपका। अगला पेज, ऐश्वर्या में क्या आएगा, 30 लाख का वही मेरा फंडा, 30 लाख की क्या थी, एफवीओसी, माइनस खर्चे थे नहीं, तो नेट कंसिडरेशन क्या आया, 30 लाख माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट्स 634। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 23,66,000 का इन द हैंड ऑफ ऐश्वर्या, और 20% इस पर टैक्स है। अगर वो कुछ कहीं पैसा शिफ्ट नहीं करती, ओके केस आने वाला है कि आप फलानी फलानी जगह पैसा लगाइए तो आपको कैपिटल गेन माफ भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। 54 की एग्जम्पशंस है हमारे पास, तो यहाँ इसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अब कल को सलमान भाई साहब जैसे मर्जी बेचें, उसको चिंता, बिकॉज सलमान ने कितने की परचेज करी, 30 लाख, उसके लिए तो कॉस्ट 30 है। पर ये केस कहां लगेगा, जब तीन पार्टी हैं, ड्यू टू गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, अमेलगामेशन टू अमेलगामेटिंग, होल्डिंग टू सब्सिडी, सब्सिडी टू होल्डिंग, क्योंकि वहां पैसे नहीं ट्रांसफर होते। अब मेरा ब्रदर मुझे कोई चीज देता है, मैं उसको नहीं पैसे दे रहा, भाई क्या दिक्कत है। और कल को जब मैं बेचूंगा, मेरी कॉस्ट ही नहीं, तो मेरी कॉस्ट की जगह किसकी कॉस्ट ली जाएगी, धीरे सर की, प्रीवियस ओनर। फिर बात आई पीरियड की, तो इससे फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मगर पीरियड भी प्रीवियस ओनर, मगर इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट तो मान लीजिए केस आया नहीं मेरे वाला, इंप्रूवमेंट तो धीरज सर भी कर सकते थे और मैं, हाँ बट कंडीशन है कि इंप्रूवमेंट कब की होनी चाहिए, 2001 के। अब करो कोई भी, दोनों को इंडेक्स दिया जाए, इंप्रूवमेंट तो एक की होगी। हाँ जी बोलिए, कौन सा इरेवोकेट चीज क्या धीरज जी, आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं उसमें कोई कंडीशन नहीं रखे। जैसे मैं किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं ये लिखकर कि इस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट आएगा आप यहाँ यहाँ यूज करोगे, फिर तो कंट्रोल आपका हो गया, मतलब उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जिसको वर्ड बोलते हैं हम लोग गुड फेथ। गुड फेथ में अनकंडीशनल आपने प्रॉपर्टी अपनी मिसेस के नाम, जिसके नाम पे ट्रांसफर करनी है उसको आप करेंगे, ये पॉइंट है। अब आइए 6th पॉइंट खत्म करिए जल्दी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग क्या है, जल्दी बोलो, शेयर्स ऑफ कौन से, अमेलगामेटिंग कंपनी बाय अ शेयर होल्डर इन द शेयर ऑफ क्या, अमेलगामेशन, प्रोवाइडेड क्या, अमेलगामेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन, कंसीडरेशन ऑफ अलॉटमेंट होनी चाहिए। ये पॉइंट वैसे सिलेबस में नहीं, मैंने एक पॉइंट में आ रहा था तो रख लिया, ठीक है। लो जी, आज का मेन टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी करिएगा प्लीज, क्या हेडिंग है जल्दी बोलिए, एग्जम्पशंस अवेलेबल ओनली टू, ध्यान नहीं दिया आपने, ओनली टू इंडिविजुअल एंड क्या एच। मैं अभी 4-5 सेक्शन ही पढ़ाऊंगा, 3 पेंडिंग रहेंगे, आपकी बुक में है, कोई वो सीए इंटर में नहीं है, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जी, जीए, जीबी, आपकी बुक से पढ़ाए जाएंगे। थ्योरी भी यही आएगी, सुन लो, किसी का डाउट आ जाता है कि कैपिटल गेन की थ्योरी क्या करें, तो ये थ्योरी है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मेरे प्रैक्टिकल भी काम आएगा और थ्योरी में तो काम आनी है, अगर आप थ्योरी के लिए सोच रहे हैं कैपिटल गेन में, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। एग्जम्पशंस ऑफ, सीधा बोलेगा राइट एनी 4-5, या नाम ही बोल देगा, एक्सप्लेन, लास्ट टाइम तो बड़ा अच्छा किया सर, सिर्फ 3 सेक्शन पूछे, एक्सप्लेन 54, 54B, 54F, 3 सेक्शंस के नाम है, आपने जस्ट उनको क्या करना था, एक्सप्लेन। और वो दिक्कत ये आ जाती है एक्सप्लेन में कि 6 पेज अच्छे नहीं लगते भरते हुए, क्या भरेंगे उसमें, कितना लिख पाएंगे हार्ड टू हार्ड, फिर वहां एग्जांपल्स बनानी पड़ती हैं, एग्जांपल्स बनाइएगा तब जाके थोड़ा सिस्टम बन सकता है, अदरवाइज प्रॉपर थ्योरी नहीं बनती इसकी। या फिर वो क्या करे, सारी एग्जाम्पशन पूछ ले, फिर तो 6-7 हैं, एक एक पेज पे लिखी जाएंगी, फिर तो बात बन जाएगी। पर जब 3-4 पूछ लेते हैं 15 नंबर के लिए, इफेक्टिव नहीं बन पाता। तो सुनिए क्या, अब एग्जाम्पशन क्या, दिमाग लगाइए, आपको सुन के बड़ी अजंबत होगी सर, है तो बड़ी दिक्कत वैसे, मैं किस बात की, अभी ये प्रॉपर्टी की आपने बात करी, ऐश्वर्या को 23,66,000 का गेन आ गया, क्या उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि इस गेन को बचा सके, इस पे सीधा 20% टैक्स है, मोटा मोटी 5 लाख रुपए करीब टैक्स बन जाएगा।
मैं क्या चलो आपके लिए बेनिफिट देते हैं, क्या उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आएगा, अगर आप वो पैसा क्या कर देते हैं फर्दर इन्वेस्ट, मैं क्या अब ये भी बता के चलो फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, हम तो कहीं भी लगा देंगे, ज्वेलरी में, गोल्ड में, ना ना हम बताएंगे। घर बेच के घर लीजिए, हम मोस्टली यही करते हैं। पंचकुला में घर बेचा, अपना चंडीगढ़ या पे इस साइड या जीरपुर साइड 2-3 फ्लैट ले लिए, सबको अलग अलग दिलवा के दे दिए। तो है तो इन्वेस्टमेंट ना, तो वहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम में करना है, ये बता के चलिए। अगर अपना घर बनाना है कितने टाइम में बन जाए, परचेज करना है तो कितने टाइम में करना है, तो एवरीथिंग मैंने ऑलरेडी समरी में लिखा पड़ा है, इन पैराग्राफ नहीं है, और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ दिक्कत आ सकती है, और क्वेश्चन करते वक्त हमें बार बार देखना भी पड़ेगा शायद बैक आ करके, ठीक है। पढ़िए और कोशिश करते हैं, मेरा मन है कि अगर आज लॉ कंप्लीट हो जाए, कोई लॉ पे बार बार नहीं आना पड़ेगा, फिर अपन सीधा क्वेश्चन बैंक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में आना फिर लॉ पे जाना थोड़ी दिक्कत रहती है। पढ़िए पहला पेज तो पढ़ लीजिए, इसके बाद नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन तो दिखाई दूंगा, ठीक है। पढ़ो जी, क्या पॉइंट है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल, ध्यान देना, रेजिडेंशियल जहां पे आप रहते हैं, जहां पे रहते हैं, एंड यूज्ड फॉर, कहां, रेजिडेंशियल पर्पस, और उसको आप यूज भी करते हैं क्या, रेजिडेंशियल पर्पस। अब ध्यान सुनना, सेक्शन इस पे कौन सा लगता है पारत, 54, इसको बोलते हैं प्लेन सेक्शन, कोई इसका एबीसी नहीं है, सिर्फ 54 बेसिक सेक्शन। बेसिक क्या, मोस्टली हिंदुस्तान में यही तो होता है, घर बेच के घर लेना, तो ये पहला सेक्शन दे दिया। अब है क्या, एसएससी, मतलब आपके लिए ज्यादा डीप ना जाऊं तो बड़ा, हमारे लिए तो डीप हो जाता है। आपने पढ़ा था पर्सन कितने तरह के होते हैं, 7, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एजेपी, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी। पर यहाँ मैं सबको एग्जम्पशन नहीं दे रहा, सिर्फ किसको दे रहा हूँ, इंडिविजुअल एचयूएफ। आप लोग, हम सब इंडिविजुअल ही हैं, हमारे घर की रजिस्ट्री हमारे नाम पे ही है, इंडिविजुअल नाम पे ही है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट क्या होनी चाहिए, जल्दी बोलो, एलटीसीए, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, में घर कम से कम 2 साल पुराना हो, कम से कम। अगर मैं कुछ, मैं तो अभी लिया, अभी साल पहले लिया, उसको बेच दूं, फिर उसको पैसे इन्वेस्ट कर दूं, कोई एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। एसेट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल। आप डिफरेंस देख रहे हो, बड़ा ब्रीक है, अगर ध्यान से चला। हमारे लिए तो ये सीए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जम्पशंस, यही हमारा सीए का काम होता है। जब हमारे पास लोगों का फोन आता है कि मैंने इतने पैसे कमाए, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना गेन हो गया, इसको बचाओ, कैसे बचाना है, फिर हम कहते हैं इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दे, इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दे, इसको यहाँ ले लो, इसके बॉन्ड्स ले लो, इसके फलाना ले लो, और यही हमारी राय होती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एसेट ट्रांसफर क्या, ध्यान सुनना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बीइंग बिल्डिंग एंड लैंड अपर टेनेंट देयर टू, मतलब एक तो पूरी लैंड बिल्डिंग होती है, एक समटाइम आपको बताया था छोटी सी लैंड, उस पर एक कमरा बना हुआ है, जैसे पंचकुला में आपको दिखा था 25% एरिया क्या होना चाहिए, कवर्ड, आप खाली प्लॉट नहीं छोड़ सकते, उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, उसको बोलते हैं लैंड अपर टेनेंट। लैंड के ऊपर कुछ भी कमरा चुबारा कुछ भी बना पड़ा है, वो चीज हो गई। न्यू एसेट टू बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, देखो अब मैं तक तो कर नहीं सकता आपके साथ। आप कहते हैं हमने घर बेचा, मैं कहा हाँ जी बेचा, गेन हुआ, हाँ जी गेन हुआ, मैं कहा नया घर ले लो, आप कहते मैं नया घर बनाना चाहता हूँ, तो बना लो भाई, तक तो करेंगे नहीं, बनाना या परचेज करना अब तक नहीं करेंगे, पर टाइम दिया क्या, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, आप एक घर ले सकते हैं कहीं भी इंडिया में, पड़ेगा। आगे टाइम लिमिट क्या है परचेज या कंस्ट्रक्शन की, परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर। बच्चा कहता बिफोर कैसे ले सकते हैं, क्यों, हमारी बातचीत चल रही होती है, मैं यहाँ ओनर से बातचीत करके बैठा हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, बस मेरा 6 महीने में सौदा हो जाए, मेरा उधर की प्रॉपर्टी बिकेगी, वहां पैसे मैं यहाँ लगा दूंगा, कि पहले भी तो कर सकते हैं। आप कोई घर शिफ्ट करते हैं, नया फ्लैट लेते हैं, थिंक सो बेचते बाद में या पहले लेते हैं, अब पहले लेते हैं, जगह तो हो, इधर बेच के बैठ गए, सारा खाली करना पड़ेगा, उधर खरीदा नहीं जा रहा, तो आप पहले बुक करते हैं, परचेज करते हैं कि मैंने लेकर रख लिया, हाँ शिफ्टिंग करनी है, वहां पर जाता हूँ कब करनी, रजिस्ट्री रजिस्ट्री डिफरेंट चीज हो गई, सेम यहाँ पे। या फिर 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ क्या, ट्रांसफर, जब से प्रॉपर्टी बेची पंचकुला वाली, जब दिन बेची उस दिन से 2 साल के भीतर भीतर नया घर क्या कर लो, परचेज। या फिर एंड अगर मिस्त्री लगाने हैं, कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर आफ्टर, कंस्ट्रक्शन पहले नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन पहले अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्शन आफ्टर ईयर। कितना टाइम दिया आपको बनाने के लिए, 3 साल, बहुत है यार, 3 साल तो बहुत ज्यादा है, तो उसको अकॉर्डिंग पॉइंट दिया। डिपॉजिट स्कीम क्या हुआ लिखा मैंने, अब सर ये क्या भला है, सुन लीजिएगा। आज प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ रुपए की, कॉस्ट कुछ मिला के बनती थी 1 करोड़ 20 लाख, कितना गेन हो गया, 80 लाख। अब मैं 80 लाख रुपए ऐसे तो घर पे रखूंगा नहीं, या जैसे ही मैंने कैश में बेची या क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अब एकदम से घर भी नहीं लिया जा रहा, एकदम से घर भी नहीं लिया जा रहा, तो सरकार कहती इसको आप बैंक में जमा कराइए। मैं कहा बैंक में जाऊंगा तो चक्कर तो वही, आप टैक्स टूक्स चक्कर में आ जाएंगे। मैं कहा मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर नहीं पाया, कहता कोई नहीं, तेरे पास 2 साल का टाइम है, अब आपका मन करे, जरूरी थोड़ा कि आज ही घर लेना,
उसको बेच करके 6 महीने 8 महीने साल के भीतर भीतर जब मर्जी ले लेना, तो मैं उसको जमा करवाऊंगा। तो बैंक में एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS। कभी पूछना बैंक में जाके, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसमें आप पैसा जमा कराइए, सरकार आपके पैसे में निकाल रही बैठी है कि तूने 80 लाख अंदर करे हैं तो टैक्स दे नहीं रहा। मैं टैक्स क्यों नहीं दे रहा? मैंने उसको कह दिया कि मैं इस पैसे से नया घर परचेज करूंगा। सरकार कहती है देख रही हूँ तुझे मैं फिर, अब देख रही हूँ मतलब मैं आपको देख तो रहा नहीं असली में। तो मैंने कहा एक काम करते हैं फिर, कोई आप तो पता नहीं कब घर लेंगे, और प्रॉपर्टी आपने इस साल बेची, अगले साल आपने इस घर बेचे हुए की क्या भरनी पड़ेगी? रिटर्न। और रिटर्न में मुझे आपसे क्या चाहिए? टैक्स। और आप मुझे कह रहे हो मेरे पे टैक्स ना लगाया जाए, क्यों? मैं वेट कर रहा हूँ, मैं घर लूंगा। मैं कहा कब तक लेगा? टाइम है, उतने टाइम तक मैं आपको छेड़ भी नहीं सकता। तो आपने बोल दिया मुझे, फिर एक काम करिए, उतने देर आप पैसे को घर पे नहीं रखेंगे, कहीं आप मुझे बोल दे मैं घर लूंगा, आपने बिजनेस में डाल दिए, नहीं। चुपचाप डेट ऑफ सेल से उस दिन से पैसा जमा कराओ, किसमें जाके? बैंक में। उस बैंक में क्या अकाउंट है? आपके सेविंग में नहीं, सेविंग में नहीं, फिर तो यूज हो गए। आपने अलग अकाउंट खुलेगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, वहां जाके जमा कराइए, जब जरूरत होगी तब निकाल लीजिए, पर 2 साल से पहले पहले निकाल लेना, कि 2 साल के भीतर भीतर पैसे को यूज करना है। अगर ना किया, अब ये नहीं कहेंगे देखो आपके सामने ही पड़ा है, पड़ा जरूर था पर मैं 2 साल वेट करूंगा आपकी। 2 साल तक अगर पैसा यूज ना कर पाए तो उस बचे हुए पैसे पे मैं क्या लगाऊंगा? कैपिटल गेन। हाँ, अगर आपने कह दिया कि मैं मिस्त्री लगाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, देन मैं आपकी वेट करूंगा कितने साल? 3 साल। 3 साल के भीतर भीतर, वो बिफोर था जी। अगर आप पहले परचेज करते हैं, पहले परचेज करते हैं, पर इस केस में पहले तो हो ही नहीं पाएगा। कोई आप क्या वेट कर रहे हैं जब पैसे आएंगे देन मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट। हाँ, बट आप कहते हैं मैं एकदम से भी नहीं देते ना, और मुन्ना भैया कहते हैं इमीडिएट नहीं सोचे कि हाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो वही चीज यहाँ पे कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे अभी नहीं पता, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, मुझे खुद नहीं पता। फिर मैं काम कर, अब मैं तेरे पीछे पीछे तो फिरने नहीं वाला, तो साल कहाँ जाएगा? वो है भी तेरे पास 80 लाख रुपए, वो भी सरकार के। तो कारण सुनना, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल केस स्टडी पे जाऊं, मुझे आज का डेट बता दीजिए, आज का तारीख है 12 नवंबर 2000 कौन सा है भाई? ये ईयर कब खत्म होगा अभिनव? 31 मार्च 23। इस साल की रिटर्न हमने कब तक भरनी होती है? 31 जुलाई 23। सही हुआ? दिस इज माय डेट ऑफ क्या है? ट्रांसफर। आपने मुझे कितने साल देने थे? जल्दी बताइए। आपने मुझे देने थे 2 साल, या क्या देने थे? 3 साल, ये देने थे। अगर मैं यहां से प्रथम 2 साल भी लूं तो 22 से 23, 23 से 24, 24 कौन सा? 11 नवंबर, एक दिन पहले होता, 11 नवंबर 2000। तब तक तो मुझे आपकी वैसी वेट करनी पड़ेगी, पर मैं वेट करना नहीं चाहता। क्यों? आपके इस साल का जो भी लेन देन हुआ, इसमें कितने पैसे कमाए थे मेरे अकॉर्डिंग? 80 लाख। ये मैं LTCG बोल रहा हूँ सीधा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। रिटर्न कब भरनी है? जल्दी बोलो। 23 में। पर आप कह रहे हो मैं तो वेट कर मेरी, अब मैं वेट कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं तब? रिटर्न, जबकि जबकि इस 80 लाख पे यहाँ पे टैक्स पे हो जाना चाहिए, बट मैं नहीं कर सकता ना, कारण आपने मुझे बोल दिया कि मैं नया घर खरीदूंगा। अब अंडरटेकिंग दे दी आपने मुझे, अब खरीदूंगा कब? तो तक का थोड़ा कि आज ही खरीदना है। आप मुझे फोर्स भी तो बोल नहीं सकते कि आज जो भी चीज मिल रही है ले ले। नहीं, मनपसंद चीज ले जाएंगे यार, जो भी चीज पसंद आएगी। 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, आप देख रहे होते हैं, कोई प्लॉट देख रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं, कोई फ्लैट देखते हैं, तो मैं आपकी यहां तक वेट करूंगा। और इस केस में तो कहां तक करूंगा? जल्दी बोलिएगा। 2025 तक। आपने और बोल दिया कि मैं तुझे 25 तक घर बनाऊंगा अपना, इस साल तक मैं आपको छेड़ नहीं सकता। पर इसलिए मैं विश्वास कैसे करूं? फिर एक काम कर, तूने जब भी लगाने होंगे कर लियो, मुझे फ्री कर, मैं क्यों तेरे ऊपर बैठा हूँ, बार बार तुझे देख रहा हूँ। बैंक में जा आज ही, आज ही बैंक में, अगर तुम्हें सेम डे कुछ नहीं करना, नहीं जब भी करना होगा बैंक में जाके निकलवा लियो ना, तेरे तो पैसे हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अकाउंट ओपन करा ले, उस अकाउंट में जाके कितने पैसे जमा करा दे? 80 लाख। डन हो गया, जब तुझे चाहिए होंगे निकलवा लियो, सिंपल। बट इससे पहले पहले यूज कर लियो। अगर तूने यूज ना करे, ऐसे ही पड़े रह गए, ऐसे ही पड़े रह गए, नहीं मिली प्रॉपर्टी, पर आप मुझे एक और कहेंगे नहीं जी मैं तो घर बना रहा हूँ, चलो मैं आपकी फिर और वेट करूंगा, कहां तक? 2025 तक, ये तो लास्ट है। इसके बाद तो मैं आपकी वेट कर ही नहीं पाऊंगा। इसके बाद अब इस साल की रिटर्न कब जाती है? जल्दी बोलो। 2025 वाली, ये कौन सा ईयर हुआ? 25-26। इसकी रिटर्न कब जाएगी? जल्दी बोलो। 31 जुलाई 2000। इस दिन तो फिर मैं आपसे टैक्स लूंगा ही, पर छोड़ेंगे नहीं। और ये भी छोड़ना इसलिए पड़ रहा है, इतनी बड़ी कहानी क्यों बनाई? ड्यू टू द एग्जम्पशन पेपर में है। और आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, बोले ना बोले, हमें तो टैक्स यही चाहिए, और टैक्स का रेट वही लगेगा। ये नहीं होगा सर मान लीजिए 2026 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट होगा 40%, आज तो 20%। नहीं नहीं, रेट वही लगेगा जिस दिन क्या हुई थी? डेट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन।
जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई, याद करिएगा। दिस इज द मेन लॉजिक, इसलिए इतना ज्यादा बताया, जहां बच्चों को पता नहीं चलता है क्या डिपॉजिट स्कीम है। आप किसी को बोल भी सकते हो, हमें कई बार फोन आ जाता है कि मैंने गोल्ड बेचा है, 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो गया, क्या करूं? मैं कहा एकदम से तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसको चुपचाप जाके कहाँ जमा करा दो, बैंक में। वेट करो, एकदम से कोई सोल्यूशन तो नहीं होता। अब एकदम से आगे 1 करोड़ का क्या करूं, मैं दिमाग खराब है, मैं कुछ फोन पे बोलूंगा 1 करोड़ रुपए क्या करूं? अरे एकदम से तो मैं भी तैयार नहीं बैठा। तो उसको जा बैंक में जमा करा, बैठते हैं 2-3 साल है टाइम, आराम से सोच लेंगे। कोई बॉन्ड्स लेने हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, आप सोच लेंगे कि कहाँ तेरा बेनिफिट हो सकता है। एकदम से तो मैं भी बेनिफिट नहीं दे सकता। तो सिंपल स्कीम। अब घर पे रखोगे तो स्यापा, सेविंग में रखोगे तो बहुत दिक्कत। तो सरकार आपके ऊपर देख रही है, तो यू हैव टू, इफ यू वांट टू क्लेम द एग्जम्पशन, देन आपको नोटिफाई करना पड़ेगा मैं इस पैसे का क्या करने वाला। तो आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन, जितना आपको कैपिटल गेन हुआ था, मेरे केस में कितना हुआ था जल्दी बोलिएगा, 80 लाख। दूसरा CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अब जो आप नया घर लेंगे, मे भी वो कितने का हो निखिल, 80 लाख का, मे भी सस्ता 60 लाख का, मे भी 1 करोड़ का। मान लो मैंने नया घर कितने का लिया, समझो बात मेरी, कितने का लिया, 1 करोड़ का। डिपॉजिट भी जो भी किए हैं, विच एवर इज लोअर, कितने, 80 का 80 आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। पर आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने किससे कंपेयर कराया, कंसीडरेशन से नहीं। जबकि प्रॉपर्टी बेच के कितने पैसे आए थे, 2 करोड़। हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, गेन से। समझिए बात मेरी। प्रॉपर्टी कितनी बेची थी, 2 करोड़। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 करोड़ 20 लाख, तभी गेन आया था 80 लाख। जबकि रूल के अकॉर्डिंग आपकी जेब में कितने पैसे आ गए, वो तो दो आए ना। पर मैंने इन्वेस्ट करने को क्या कहा, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवर इज लोअर। और आपने घर कितने का लिया जल्दी बोलिए, 1 करोड़। जबकि आपका गेन कितना था, 80 लाख। दोनों में क्या चीज है, लोअर। लोअर कितना हुआ, 80, और 80 ही आपका क्या था, गेन। तो सारा गेन आपका उस साल के लिए क्या हो जाएगा, माफ। अब आप कहते हैं तो बड़ी स्कीम है, फिर तो कोई प्रॉपर्टी बेचो, पैसे कमाओ, एक और घर ले लो, कल को उसको बेचो। सरकार कहती, दोबारा बोलियो, प्रॉपर्टी ली, उसको बेचा, गेन हुआ, दोबारा फिर बेचो। दोबारा बेचने के ऊपर कुछ कंडीशन है कि कितने विद इन टाइम स्पेन आपने उसको बेचना। तो आप ऐसे ही चलते जाएंगे, फिर तो प्लॉट लिया बेचा, प्लॉट लिया बेचा, फिर तो चलते जा रहे, कभी आपका रैंक ही नहीं आना। तो बीच में कोई कूलिंग पीरियड रखा गया, कितना पढ़िए, लास्ट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ क्या, न्यू एसेट। मैं इतना डीपली क्यों चल रहा हूँ एक सेक्शन पे, अगर एक सेक्शन पढ़ना आ गया ना, तो अगले पढ़ने आ जाएंगे। और जब ये पढ़ना नहीं आया, ये क्या स्कीम, क्या लोअर, क्या चक्कर, फिर बड़ी दिक्कत है। अब क्या कहा उसने, न्यू एसेट ट्रांसफर्ड विद इन कितने, मतलब पहली बात तो 3 साल के भीतर भीतर बेचना नहीं। अगर बेच दिया, तब हम क्या आपके साथ क्या करेंगे, अगर बेचना नहीं, अगर बेचना है तो मतलब जो न्यू एसेट अभी ली है, घर बेच के जो घर लिया था, उसको 3 साल रखो, 3 साल के बाद क्या करो, बेचो। सरकार का मोटिव है, ये नहीं कि लिया और अभी बेच दिया, क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो 3 साल की फ्रॉम द डेट ऑफ, किसे जल्दी बोलिएगा, परचेज और कंस्ट्रक्शन। अगर आपने इसको बेच दिया विद इन 3 ईयर, देन क्या होगा, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, जो आपने अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, न्यू एसेट कितने की ली थी यदि बोलो, न्यू एसेट आपने कितने की ली थी, CNA कितने की, 1 करोड़। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एग्जम्प्टेड कैपिटल। तो इसमें से एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन कितना था जल्दी बोलेगा। तो अगली बार के लिए आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही क्या रह जाएगी जल्दी बोलो। अब कल को आप प्रॉपर्टी कभी ना कभी तो बेचोगे, जल्दी बोलो, कभी तो कोई तो रोड बेचोगे, जो भी रेट पे बेचोगे, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्ट क्या ली जाएगी, 20 लाख। ये सरकार का मोटिव है, बट मेरा यहाँ पे मोटिव क्या काम क्या करता है, आगे जाए काम आएगा। कई जगह फंडा सरकार ने बड़ा क्लियर लगा रखा है, वो क्या, आपको हमने गेन माफ किया था, मैं हाँ जी किया था, कितना माफ किया था, 80 लाख रुपए। आज आपने नई एसेट ली, हाँ जी ले ली, तभी माफ किया था। आज आपने वो नई एसेट बेच दी, बेच दी, उसको भी तो बेच के कुछ पैसा आया होगा, या कोई गेन आया होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड ऑन द केस, आपने कब बेचा, मैं हाँ जी आया होगा, उसको अलग रखो। जो 80 लाख हमने आपको पहले माफ किया था मेरे अकॉर्डिंग लॉ में, उस 80 लाख को आज हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। सिंपल तरीका। बट सरकार यहाँ थोड़ा नया पॉइंट बोल रही है, हम उस साल उसको 80 लाख को टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपने जिस साल नया घर बेचा, दोबारा लेके बेच दिया, हाँ जी, उसकी कॉस्ट क्या थी घर की, मैं क्या 1 करोड़, जो मैंने अभी लिया, उस 1 करोड़ में से जितना आपको गेन हुआ था, वो हम क्या कर देंगे, माइनस। उससे आपकी क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से अगली बारी गेन क्या आ जाएगा, और ज्यादा गेन पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। सरकार का ये मोटिव। तो यही पॉइंट मैंने आपको आज एक बार पढ़ाना था। सेक्शन कौन सा जल्दी बोलेगा, 54। अब इसकी लेंथ देना पेपर में बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना, वो आपके ऊपर रहेगा, आप कैसा लिखते हैं, हेडिंग्स देख देख के। असेसी शुड बी इंडिविजुअल एंड
थोड़ा लाइन बढ़ा के, वैसे तो पर्सन हैं 7 टाइप के हमारे पास, हमें किसको देंगे सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। नेचर ऑफ एसेट शुड बी देयर 2 टाइप, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बट दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब ऐसे लेंथ बनाना आपका काम अच्छे से, और वो एक सेक्शन ही पूछेगा 15 नंबर में, कम से कम 3 तो पक्का है। तो 6 पेज भरना कोई बड़ी बात नहीं है, और विद एग्जांपल फिट करना। विद एग्जांपल मैं भी ले रहा था, एक घर कितने का बेचा, वहां नहीं फालतू चक्कर पड़ना था। एक घर कितने का बेचा, 2 करोड़ का, उसकी सीधा इंडेक्स कॉस्ट लो, कोई चक्कर में ना पड़ो वो घर कब लिया 2001 में, खुद ही उलझोगे यहाँ मैंने क्या ले लिया ये। तो सीधा लिखो इंडेक्स कॉस्ट उसकी है 1 करोड़ 20 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 80 लाख, उसके 2 एरो बना दो। अगर आप इस 80 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं इस घर में इतने इतने टाइम में, तो ये बेनिफिट है। अदरवाइज इसको जमा करा दो कहां जाके, कैपिटल गेन अकाउंट की। बट याद रखना वहां पड़े ना रह जाए पैसे। एक टाइम आपने मुझे बताया था वो 24 और कौन से वाला, देखो ये 24 और 25 वाला, इस डेट तक अपना पैसा यूज कर लो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे बड़ी कॉमन एग्जांपल आती है कैशबैक की। अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने आपको कैशबैक दिया कि 31 दिसंबर तक यूज कर लेना। आप भी बैठे हैं, या कई बार कूपन होते हैं ना जिसमें वैलिड लिखा होता है, हम नहीं देख पाते, हम कूपन ही देखते हैं बड़े अक्षरों में, वो वैलिड भी ना नीचे लिखा होता है टीएनसी में जाके, दिखता भी नहीं अपने बंदे को। तो ठीक है ना, तो आप बैठे हैं जी हाँ डोमिनोज का ऑफर पड़ा है, ए 1 बाय 1 की फ्री भी, आप चले गए आने वाले टाइम में 2 महीने बाद, वो आपको क्या कहेगा, सर ये वैलिड तो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। सेम यहाँ सरकार कहती है कि वहां बैठे ना रहना। अगर मैंने आपको सेफ जगह दे दी बैठने के लिए, ये नहीं कि वहीं बैठे रह जाओ, वहां से उठो, विद इन 2 ईयर इस पैसे को क्या करो, इन्वेस्ट। हाँ बट ये पर्टिकुलर सेक्शन किस पे था आपने ध्यान नहीं दिया, घर बेच के घर ही लेना है, ये नहीं कि ज्वेलरी बेच के घर लेना है। सर ये ऐसा पॉइंट भी है, ऐसा पॉइंट भी है हमारे सिलेबस में, वो अगले पेज पे आएगा, बाद में करेंगे। 54F कहते हैं उसको, कुछ भी बेच के घर लो। और शेयर बेचे जी, आज के टाइम पे तो बड़े मालो माल हो रहे हैं लोग, बड़े अच्छे शेयर चल जाते हैं, कुछ चल गया करोड़ों रुपए आ गया अपने पास, अब घर ले लिया। तो आप कहते हैं मैंने घर बेच के घर तो सुना है, पर वो सेक्शन डिफरेंट है। जो कुछ भी बेच के क्या लेंगे, घर लेंगे। और जैसे अगले का नाम क्या है, जब नाम पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे कल, क्या नाम है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ क्या, अर्बन एग्रीकल्चर। बच्चा कहता है यहाँ पे रूरल क्यों नहीं है, सर रूरल को तो हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, दिमाग लगाया करो, रूरल को तो आप कैपिटल एसेट ही नहीं मानते, तो उस पर गेन होने पे हमें चिंता क्यों, जब कैपिटल एसेट नहीं। मैं किसकी बात करूंगा, अर्बन की। एंड यूज्ड फॉर अनदर एग्रीकल्चर लैंड, आपने उस जमीन को, कंडीशन है 2 साल यूज किया होना चाहिए, मैं कंडीशन बोल रहा हूँ, आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा, या आपके किसी नॉन द्वारा, तब आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगी। मतलब शहरी जमीन बेच के आप दोबारा क्या परचेज करो कोई जमीन, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कितनी, मोस्टली पॉइंट सेम है, पर यहाँ जमीन बनाएंगे थोड़ा, या तो खरीदनी ही पड़ेगी। तो यहाँ टाइम हमने क्या दिया, जल्दी बढ़ो, विद इन 2 ईयर, यहाँ बिफोर नहीं दिया। अगर डीपली चले तो आप देख रहे होंगे कहाँ बिफोर है, कहाँ है नहीं, कहाँ इंडिविजुअल एचयूएफ, और यहाँ पे कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ। और यहाँ एक चीज देख रहे हो, सरकार ने क्या बोल दिया, कारण क्यों, जमीन की बात है, और भी खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी तो सरकार से जुड़ी हुई है, पर वो शहरी जमीन है, वो शहरी जमीन है। जैसे आप इन दिनों बड़ा पटियाला रोड पे बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहां पे सारे खेती तो हैं, जहाँ पे बिल्डर आके बैठ गए वो खेती तो है, वो HLP गलेरिया वगैरह रेडसन के पास जो चल रहा है वो सारे खेती तो है। वहां पे कल को मैंने कोई सौदा ले लिया खेत का, 8 करोड़ रुपए का किला मिल गया, ले लिया, विद इन 6 महीने के बंदा मिल गया, पर 9 करोड़ का बेच दिया। पर पॉइंट इज दैट वो तो शॉर्ट टर्म है। मैंने तो मैंने जो जमीन ली मैंने, क्या वो रूरल थी या अर्बन थी, वो अर्बन थी। पहली बात, क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, मैं क्या था शॉर्ट टर्म में, सरकार कहती है शॉर्ट टर्म पे भी है, लॉन्ग टर्म। और ये यहाँ दायरा क्यों बढ़ा, और सरकार की अगर नब्ज पकड़ोगे ना, सरकार उसको क्यों सोचना चाहती है, या जमीन बेच रहे हैं वो भी खेती बाड़ी वाली, तो किसी के काम नहीं आएगी। हाँ कल को उसका यूज आप वो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट लेना पड़ता है CLU, हाँ चेंज ऑफ लैंड यूज। जो आप कहते हैं मैरिज पैलेस सुने होंगे, मोस्टली आपको जिम्मेदारों के मिलेंगे। जिम्मेदार क्यों, खुद की जमीन है, अपने बंदे को किसी को कहते मैरिज पैलेस बनाना है, आगे तो हमें दिमाग फट जाए, 3 एकड़ भी लेने पड़ गए 30 करोड़ के, कंस्ट्रक्शन लग रहेगी 15 करोड़ की, 45-50 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया मैरिज पैलेस। फिर जाके मैरिज पैलेस बनेगा, फिर कितना चलना है क्या नहीं है, तो चलो चलना है आपको बताइए आजकल 20-20 लाख है, पर कब पैसे कवर होंगे, अगर इतने पैसे हैं तो गुड, पर इनके पास खुद की जमीनें पड़ी हैं, खुद की जमीन है, अपनी चीज का फायदा बहुत है, वहीं पे बना दिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी सिर्फ, तो बना दो वहां पे। हाँ बड़ा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो CA आपकी हेल्प करते हैं, CLU चेंज ऑफ लैंड यूज। हमने जमीन इसलिए आपको दी थी खेती बाड़ी करने के लिए, आप वहां पे कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी, वहां खोल के मैरिज पर वहां डीजे लाते हैं आप लोग, तो वहां अगर ऐसा करना है तो करिए, दिक्कत कोई नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए।
और उसकी फीस पे करिए CLU के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स डन है। कौन सा? मैं तभी तो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में हमने अभी लिया 6 महीने में बेच दिया। परचेज, परचेज से पहले जो बंदे यूज कर रहे हैं मेरे द्वारा थोड़ा यूज होगा, मेरे द्वारा नहीं यूज होगा। जो पहले डे वन से किसी के पास तो जमीन होगी, पर वो जमीन कौन सी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर। पर पता कैसे चलेगा एग्रीकल्चर है? अगर यूज बाय होगी। हाँ आप यूज करिए, आपके पेरेंट्स यूज करें या कोई और यूज करे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, वहां कुछ भी कैसी अपनी खेती वगैरह जो भी आप करेंगे वो चीज। तो बुक ओपन कर लीजिए, 2 मिनट बस, बुक ओपन करिए। मैंने आपको एक पॉइंट दिखाना था, कल हमने ये कर लिया था। पेज नंबर बोल देता हूँ एक बार, पेज नंबर ओपन कर लो फिर वहां चलेंगे। 2.169 जल्दी प्लीज। 2.169 2.169 क्वेश्चन हमने कर लिया था, अगर याद आया हो आपको, NR वाला। बोलो डन है। इसके बाद जो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कर लिया था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जनाब, मेरे पास है पेज नंबर 2.175। जल्दी आइए प्लीज। 2.175 थोड़ा प्लीज जल्दी रीड करिए, 2 मिनट आपको दे रहा हूं। एडवांस मनी के ऊपर है 2.175। करें शुरू जी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। मिस्टर घोष सोल्ड अ हाउस 1921 मेरे बर्थडे पे 1 सितंबर 2021। ये डेट बड़ी रिपीट होती है, अच्छी डेट है। उसके अकॉर्डिंग फॉर पीस 15 लाख का दिस हाउस वाज इनहेरिटेड। उसको कैसे मिला था? जद्दी प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी। बाय हिम ड्यूरिंग कब? 2001-2 में। फ्रॉम हिज फादर हु हैड कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने कब लिया था, बनाया था 1991। पुराना घर हो गया तो आपको याद आना चाहिए कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर। कितने का बनाया होगा? चलो 50 का। मिस्टर घोष ने स्पेंड करे 50,000 ऑन द रेनोवेशन ऑफ हाउस। कब लगाए जल्दी बोलो? 6-7 में। 6-7 में जब पैसे लगाए तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और मिलेगा 2001 के बाद है। आगे फेयर मार्केट वैल्यू हाउस की कितनी है पार चेक करिएगा, 4,40,000। अब आप कौन सी वैल्यू लेंगे खुद बोलो। 50,000 का आपके फादर ने बनाया था, 440 की FMV है 2001 में, आप कौन सी लेंगे? 440। चलो इतना डिसाइड हो गया। देखो बेचा कितने का? 15 लाख का। दोबारा बोल रहा हूँ, बेचा कितने का? 15 लाख का। आगे दिस हाउस वाज अंडर नेगोशिएशन फॉर सेल इन मई। पहले बात चली होगी 2010 में, किसी बंदे से बात चली होगी, आज बेचा, बट बेचा आज है पर बात चली थी पहले भी किसी से 2010 में। एंड रिसीव 20,000 उस बंदे से पकड़ लिए थे, क्या? एडवांस मनी। पर वो पूरा करता तो फायदा था। द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट मटेरियलाइज एंड द एडवांस मनी क्या कर ली गई? फॉरफिट। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया किसी कारण, वो फेल हो गया या कोई फेल हो गया, तो आज मैंने वो पैसा क्या कर लिया? फॉरफिट। और वो पैसा कब फॉरफिट करा? 2010 में। और 2010 जो से पहले है, और पहले में क्या करते थे? कॉस्ट में से माइनस। और हमने कॉस्ट क्या ली थी जल्दी बोलिए? 440। 440 में से जब 20 माइनस करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या ली जाएगी? और इसी को ही क्या किया जाएगा? कल पढ़ा था, इंडेक्स करने के बाद माइनस नहीं करना, बिफोर इंडेक्स माइनस करके फिर क्या करेंगे? इंडेक्स। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अज्यूमिंग ही डज नॉट क्वालिफाई एनी। मतलब मैं एग्जाम्पशन चैप्टर मिक्स नहीं कर रहा, अभी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो बुक से ही देख लो, कॉपी भी करने की जरूरत नहीं। अनसॉल्व मैं आपसे कराऊंगा, है जी। ये रहा, अभी आएगा, सुनो। पहला पॉइंट, ये सेल प्राइस बोलता है, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? FPOC। कितने? जल्दी बोलते जाना। 15 लाख माइनस COA। COA कितना था? जल्दी बोलो। 440। FMV और कॉस्ट जबकि आपके फादर की 1991 में 50 थी, अब उसको कौन देखेगा? और आज के टाइम पे 440 ऑप्शन है विच एवरेज हायर, समझ रहे ना वो? तो 440 माइनस एडवांस मनी बचा के था। माइनस क्यों किया? बिकॉज ये 2010 मई में आपने क्या किया था? जल्दी बोलेगा। अगर आज के टाइम फॉरफिट किया होता, मैं यहां से माइनस नहीं करता, तो वैल्यू क्या बची? 420। 420 को इंडेक्स करेंगे, आज का इंडेक्स नीचे दिया हुआ है 21-22 का इंडेक्स इतना, जल्दी बोलो कितना दिया हुआ है? 317। तो 420 इंटू 317 डिवाइड बाय 100, थोड़ा अजीब सा आ जाएगा, 13,31,000 कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। 400। इंडेक्स कॉस्ट आपके फादर ने 2006-7 में कितने पैसे लगाए थे? 50,000। इस 50,000 को भी इंडेक्स करेंगे आज के टाइम पे, और जब पैसे लगाए थे बताओ कब पैसे लगाए थे आपके फादर ने? 6-7 में। और 6-7 का प्रथम इंडेक्स दिया हुआ है कितना? सब दिया हुआ है आपको, सब इंडेक्स दिए होंगे, कुछ भी नया पॉइंट नहीं आएगा। तो ये इंडेक्स करके अपना ये आ गया जनाब क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल। फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट है तो। मतलब कल रह गया था क्वेश्चन, बस एडवांस मनी पढ़ लिया था हमने, पर आज इंप्लीमेंट दिखा दिया, ये भी बता दिया कैसे होता है, आपके सामने रहा। बाकी नीचे की कहानी पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, क्या कुछ है वो जर्नल बात।
यहाँ तक डाउट है बताइए। माइनस कर दिया जी, ये रहा। आपने क्या लॉ पढ़ा था जी कि एडवांस मनी अगर 2014 से पहले परचेज करके देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको क्या करेंगे अपन, माइनस। इसलिए और आज के टाइम पे अगला क्वेश्चन है, आज के टाइम पे फॉरवर्ड करता माइनस ना करता, अलग से जाके दिखाता ये आपका अदर सोर्स इनकम है, कितने रुपए, 20,000। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जितना टाइम मिल सकता है देख लेते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन 6 पास थोड़ा सा, इसने केस बनाए हैं 3-4, है कुछ नहीं, वैसे थोड़ा लेंथी बना रखा है, डरना की बात नहीं है, पहले पढ़ लो। करें शुरू, थोड़ा फास्ट प्लीज। मिस्टर ए परचेज अ पीस ऑफ लैंड, कितने का अभिनव लिया, 5 लाख का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कब ली, 1-2 में। इन 5-6 में ही एग्रीड टू सेल इट टू बी, कितने का बेचने को तैयार हो गया, 9 लाख का, एंड एक्सेप्टेड एडवांस मनी कितना ले लिया, 50,000। मिस्टर बी हाउ एवर फेल्ड टू ऑनर हिज प्रॉमिस एंड कुड नॉट गेट द सेल डीड एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर विद इन द टाइम। सारी कहानी सिंपल बात में, बी फेल हो गया। अब बी फेल हो गया तो उसका पैसा फॉरवर्ड करने का लीगल राइट मेरे पास है, और ये ट्रांजेक्शन कब राइज हुई थी, 5-6 में। अब 5-6 2014 से पहले है, तो कॉस्ट से क्या करेंगे, माइनस, और आपकी कॉस्ट कितनी है जल्दी बोलिए, 5 लाख। डन, यहां तक हो गया, पहली बात तो याद हो गया। अब अगला केस सुनो, पूछूं बताऊं, और नहीं समझ आया, हाँ बताइए आगे। एज अ रिजल्ट द एडवांस मनी फॉरफिट हो गया बाय ए। नाउ बताइए अब क्या करना है, केस पूछ रहा हूं। नंबर 1 केस, मिस्टर ए हैज सोल्ड दिस लैंड, आज के टाइम पे कितने की बेची, दिस इज कॉल्ड एज एफबीओसी। वर्ड समझा करो मेरे तो, ठीक है ना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ क्या, मिस्टर ए। तो क्या कैपिटल गेन निकालना है, एफबीओसी कितना आ गया, 20 लाख। सीओए क्या लेंगे, 4.5, 4.5 क्यों, 5 लाख की मेरे हाथ में क्या थी, कॉस्ट थी, माइनस 50,000 फॉरफिट किया था, वो माइनस करना पड़ेगा। 4.5 को आज का इंडेक्स 317 डिवाइड बाय 100, तो आंसर दिखा देता हूं पहले मैं आज। एफवीओसी कितना जल्दी बोलो, 20 लाख, कोई खर्चे निल, तो यही आपका क्या बन गया, नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एडवांस मनी क्या करनी पड़ी, फॉरफिट, 5 लाख की मेरी थी, 50,000 आपने बी ने मुझे दिया। अब ये थोड़ा है, अगर आपसे डीड नहीं बन पाई या मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाई, मैं आगे किसी को नहीं बेचूंगा, मैंने आगे सी को बुला लिया, मैं सी प्रॉपर्टी चाहिए, कहता हाँ चाहिए, मैं 20 लाख का प्लॉट है, कहता डन। पर उसने तो 20 लाख दे दिए, कैपिटल गेन तो मेरे हाथों में निकल रहा है, मुझे तो पता है ना चीज 20 लाख की बेची, ली कितने की थी, 5 लाख की, उस पर फॉरफिट भी तो कमाया मैंने, तो 50 माइनस करके कितनी कॉस्ट ली जाएगी, 4.5। इस 4.5 को आप क्या करेंगे जल्दी बोलो, इंडेक्स वही 317/100, वही 317/100, तो कितना आ गया, 1426 जो भी आ गया, तो ये आपका क्या आ गया मैडम, लॉन्ग टर्म कैपिटल। और नीचे नोट पढ़ लीजिए, हाँ जी टैक्सेबल, ये मतलब गेन है, अभी इस पे टैक्स लगेगा, और डिफरेंट चीज है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ यहां तक निकाल के पॉइंट। अगे, एडवांस मनी फॉरफिटेड हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सीओए एज इट वाज फॉरफिटेड प्रायर टू। अब इससे ऊपर क्या बोलूं आपके लिए, एक एक लाइन तक एक्सप्लेन करके बुक में, अगर आप ध्यान से पढ़ते लॉ आता है तो सारा क्लियर है। अब इसका बी पॉइंट पढ़िए मेरे साथ जल्दी प्लीज। सपोज मिस्टर ए रिसीव एडवांस मनी कब ली होती, अब आप खुद बोलिए, 2014 के बाद। अब 50,000 माइनस नहीं होगा, अब इंडेक्स किसको करेंगे, 5 लाख को, एंड फॉरफिटेड द सेम एज द बायर कुड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, कितने पीरियड में, 3, वो आपकी ट्रांजेक्शन। आ जाओ आंसर सुनो, ये बार 20 लाख ठीक है, खर्चा कोई नहीं था, तो नेट कंसिडरेशन भी क्या आ गया जल्दी बोलो, 20 लाख। इंडेक्स दे किसको कर रहे हैं, कंसेप्चुअली बात है यार, कुछ है ही नहीं करने वाला, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। 50,000 आगे जाएगा जी, अदर सोर्स शो करेंगे, बताता हूँ थ्योरी में, दिखाना नहीं कहीं लिखे, क्या शो करेंगे आप, बस लिख देंगे ट्रीटेड एज अदर सोर्स। अभी दिखाता हूँ, तो 5 लाख को इंडेक्स किया 1585, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बन गया जल्दी बोलो, 415। डाउट, आप पढ़िए ये बॉक्स जल्दी, आपको दिया खुद पढ़िए, सभी लोग अपना अपना बॉक्स पढ़िए, क्या चीज फास्ट। पढ़िए जल्दी, क्या सही लिखा हुआ सब कुछ। But the advance amount of advance money received is taxable in the year in which advance is forfeited and is taxable as income from also। हाँ वो लाइन आपने बनानी है थोड़ी अच्छी पेपर में, कि अगर वही पुराना भी चक लेते हैं थोड़ी बीकॉम वाला है, कि 13-14 से पहले जब मिला होता तो मैं इसको कॉस्ट से माइनस कर देता, आज के टाइम भाई 16 में मिला है तो ये आफ्टर 2014 है, पहले करता तो कॉस्ट से माइनस, आज के टाइम पे क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, बड़ा मजेदार केस, आपको मजा आएगा सुन के, बड़ी गेम ट्विस्ट होगी क्या। Suppose Mr. A transferred his this land to Mr. C under a, और गिफ्ट तो टैक्स होता नहीं, गिफ्ट तो टैक्स होता नहीं, ए ने प्रॉपर्टी किसको दे दी, सी को, वो भी क्यों, गिफ्ट, अब गिफ्ट पे तो टैक्स होता नहीं। आगे सुनना, ड्यूरिंग 12-13 में, गिफ्ट भी पहले दे दिया 12-13 में, एंड लैंड इज सोल्ड बाय मिस्टर सी ने आज बेची, अभी अभी लैंड कौन बेच रहा था, ए, अभी कौन बेच रहा है, सी,
कितने में? 20 लाख में, 21-22 में। कैलकुलेट करो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ क्या? मिस्टर सी। पहली बात। अब यहाँ लॉ में थोड़ा ट्विस्ट है, मेरे नोट्स भी थोड़े से इनकम्प्लीट रहेंगे। अब यहाँ फॉरफिट एडवांस मनी किसने रखी थी? ए ने, जबकि प्रॉपर्टी कौन बेच रहा है? सी। पहले तो ऑनर सेम नहीं है, ऑनर सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो 50,000 मैंने पकड़े एज एडवांस मनी, तो बच्चे को डाउट तो ये आता है यहाँ पे जो हमने फॉरफिट किया वो कौन से ईयर में किया? क्योंकि बी केस में उसने बोला 2016, ए केस में उसने तो पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ रेफरेंस लेके चलेंगे, पहले की बात कर रहा है 2000, आपका कौन सा था वो? 5-6। कौन सी बात कर रहा है? रेफरल आप लिख सकते हैं अज्यूम्ड, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? अमाउंट फॉरफिटेड 5-6, वरना दिक्कत आ जाएगी। अगर हम मई 16 बोलेंगे, दिमाग लगाइए, मई 16 में तो ए मालिक ही नहीं। सिंपल सोचिए, मई 16 में तो कौन मालिक बन गया था? सी। तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? जल्दी बोलो। 12-13। तो यहां मुझे केस लेना पड़ेगा कि नथिंग मेंशन। तो जो एडवांस मनी फॉरवर्ड करी किसने करी? ए नहीं करी। तो कब करी? जो आपका बेस केस था, और बेस केस क्या था? 5 से 6। अब आंसर बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। कैलकुलेशन, किसने बेचा? सी ने। कितने का? 20 लाख का। खर्चा कुछ नहीं था, वही था। कॉस्ट ऑफ क्या? कुछ याद आया? गिफ्ट भी तो बढ़ गया, अभिषेक ऐश्वर्या राय दे भैया राजे, ठीक है ना। तो प्रीवियस ओनर मंजुला जयशा, तो सी को तो खुद गिफ्ट मिला था, किससे? ए से। ए ने भी तो परचेज किया होगा, कितने से? 5 लाख। पर यहां चक्कर ये है, सिर्फ 5 लाख को ही इंडेक्स करेंगे, जबकि फॉरफिट भी किसने किया था? ए ने। वो पॉइंट नहीं आएगा, यहां पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि बेच कौन रहा है? सी। तो हमने कंडीशन क्या पड़ी हुई है एडवांस मनी में? जो बंदे ने फॉरफिट करे, अगर वही कल को बेचेगा, देन वो लॉ एप्लीकेबल होगा, वही कॉस्ट से माइनस या इनकम। अगर गिफ्ट किसी को दे दिया, मतलब फॉरफिट किसी ने करा, बेच कोई और रहा है, देन वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट रखिए, दोबारा बोल रहा हूं क्या एडवांस मनी वाला लॉ क्या कहता है? जिसने पैसे फॉरफिट करे, चाहे पहले करे चाहे बाद में करे, अगर कल को वही प्रॉपर्टी बेचेगा, मेरी बात समझ रही है, ए ने ही फॉरवर्ड करे और ए ही प्रॉपर्टी बेच रहा है, थोड़ा करेक्शन ना लगी, ए ने ही पैसे फॉरवर्ड करे, ए ही प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ये लॉ लगेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कब फॉरवर्ड करे, पहले करे या बाद में? पहले करे तो कॉस्ट से माइनस, बाद में करे तो अदर सोर्स। अगर अगर ए ने फॉरवर्ड करे, बाद में प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी सी को, पर बेच कौन रहा है? अनदर पर्सन सी, देन वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो फॉरवर्ड का पॉइंट उसके हाथ में हो जाएगा, किसके? ए के हाथ में। तो बड़ी अंदर रिजल्ट करिए। हाँ जी, तो ये वाला केस है, फिर इसको हाँ तो कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे। आगे जी पॉइंट आगे नीचे पढ़िए आ गया। तो पहले तो 5 लाख को इंडेक्स किया, ये मेन पॉइंट था। पहले तो 5 लाख को ही क्या किया? इंडेक्स। गेन गुण आ गया जो आना था। नीचे पढ़िए, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर कौन था? मिस्टर ए, इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सीओए। क्यों? आप लोग कहोगे पुरानी है, 5-6 माइनस नहीं करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ क्या? सी। तो उसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऑनर शुड बी सेम एट द टाइम ऑफ फॉरफिट और एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये मेरा क्रक्स हो गया, आपके साथ पेपर में रखिए। और ये यही केस है, बड़ा टेक्निकल है जो। क्लियर हो गया? यहां तक डाउट है पूछिए, फिर मैं क्रक्स लग से भी जाऊंगा पेपर के आगे। 5 कौन सा पॉइंट? अच्छा, पॉइंट ये बता रहा हूँ रजे, अभी ए और बी में क्या चल रहा है, अगर आप नोट कर रहे हो, ए ने ही फॉरवर्ड करे और घर भी कौन बेच रहा है? ए। फिर तो आपका ये 51 सेक्शन लगेगा एडवांस इनकम का। हाँ, वो बात की बात है, आपने पहले फॉरवर्ड करे या बाद में करे। ए केस में आपने कब फॉरवर्ड किए थे? 5-6 में। तो आपने जाके किस में माइनस करा? चेक करो, ये रहा। आपने किस में जाके माइनस किया था? ये रहा। कॉस्ट में से क्या किया था? माइनस। अगर आप वही पैसा मई 16 में करते तो मैंने वहां माइनस नहीं किया था, उसको क्या दिखाया था? अदर सोर्स। बट जो सी केस है डिफरेंट है। अब यहाँ फॉरफिट किसने करे? ए ने। पर बाद में ए ने प्रॉपर्टी 12-13 में, फॉरफिट 5-6 में हो गए, 12-13 में प्रॉपर्टी किसको दे दी? सी को। और जब सी को गिफ्ट करी, दी नहीं मतलब गिफ्ट करी, और गिफ्ट पे ट्रांसफर नहीं लगता, ट्रांसफर नहीं लगता तो कैपिटल गेन लगा। अब कल को सी ने ये प्रॉपर्टी बेची, अब सी जब अपनी दिमाग लगाएगा, वो कॉस्ट क्या लेगा? प्रीवियस ओनर। बट वो प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी नहीं लेगा, वो एक ही रह गया जो भी था। कुछ नहीं करना, वो डेट हो गया जी, ये समझिए। अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट का, अगर आप देखना चाहें ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लीजिए, अगर कुछ बनती है बात, लास्ट है, जल्दी प्लीज, जल्दी, फटाफट, फास्ट, फटाफट, जल्दी प्लीज। निखिल थोड़े फैन चला दो, 2 नंबर पे सारे, और ऊपर से एग्जॉस्ट भी। क्वेश्चन करना ना, गर्मी लगेगी। देखिए मैडम, जब ट्राई करिए, अगर आपसे होता है, बहुत बढ़िया केस है, अगर आप ट्राई कर पाए
मैं रीड करवाता हूँ जितने आपके काम आ जाए, एक बार आप देखिएगा। आंसर नीचे दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लास्ट में इंडेक्स दिया हुआ है, ब्रोकरेज भी है इसके अंदर, सारे पॉइंट्स कवर्ड आपके, एवरी पॉइंट इसके अंदर। अगर आप चाहते हो तो रीड करवाऊं एक बार, बोलो अगर आप कहते हो तो इसको फिर ओवर कर देंगे। अगली क्लास में मेरा होगा कि लॉ खत्म करके क्वेश्चन पे वर्क करिए जल्दी। अब सुनिएगा, मिस्टर श्री कृष्णा रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ हाउस, कब मिला? 2007। फ्रॉम किससे? के हेज। तो पहले वो तो गिफ्ट देने वाला कौन है? के हेज। मेरी भाषा में ये बंदा कौन बन गया? प्रीवियस ओनर। मेरी भाषा में ये बंदा कौन बन गया? कोई आज के टाइम पे ओनर कौन है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट ओनर। इसको क्या बोलते हैं? जब गिफ्ट दिया होगा तब तो टैक्स लगा नहीं होगा, छोड़िए। हु हैड परचेज्ड इट इन नवंबर, कब? खुद हेज ने। घर कब लिया था? 1997, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 2001 भी चाहिए होगा। कितने का लिया? जल्दी बोलो। 36। कोई काम आएगा? नहीं, वेट करेंगे। कोई कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। मिस्टर के हेज ने रेनोवेट करा हाउस कब? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई काम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2001 से पहले रेनोवेट किया, और रेनोवेट पे कोई खर्चा नहीं मांगते। डन हो गया। इट्स एफएमवी 141 को कितनी है? तो आप क्या लेंगे? एफएमवी। यही आपकी निकल क्या बन जाएगी? सीओए। इसी को आप क्या करेंगे? इंडेक्स। कुछ बात हुई आगे। इन 1998 99 जो भी है, मिस्टर के हैज एग्रीड टू सेल द हाउस एंड हैज रिसीव्ड 1 लाख एज, क्या लिया उसने? अब 2014 से तो बिफोर ही है, बिफोर तो छोड़िए, बहुत ही बिफोर है, उससे पहले लिया, तो इसको किससे माइनस करेंगे? जल्दी बोलो। कॉस्ट से। कॉस्ट क्या थी आपकी? 10 लाख। 10 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 1 लाख। तो 9 लाख को आप क्या करेंगे? इंडेक्स। अब थोड़ी गेम ट्विस्ट हो गई, आगे सुनना। सेल कुड नॉट मटेरियलाइज एंड एडवांस मनी क्या कर ली गई? फॉरफिट हो गया। द हाउस वाज फर्दर रेनोवेट करा कब? जाके 10/11 में। कितने पैसे लगा के? 2 लाख। क्या इसका इंडेक्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कारण ये 2001 का है। मिस्टर कृष्णा ने, जो आज प्रेजेंट ओनर, उसने ये घर बेच डाला। कितने का? 35,60,000। दिस इज माई एफ वी ओ सी। उस पे 60,000 का क्या आया? एक्सपेंसेस। तो ऑरली बोलिए, 35-60 में से 60 माइनस करके नेट कंसिडरेशन इज 35 लाख। क्वेश्चन तो मोस्टली हो गया। अगर आप करेंगे कंप्यूट हिज टैक्सेबल कैपिटल गेन, इंडेक्स ये दिए हुए हैं आपके सामने, ट्राई करिए। 2 मिनट मैंने आपको दिए, ट्राई करिए, फिर मैं तो फिर ऑरली कराई दूंगा। नहीं, बस 10 लाख ही मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, नोट्स में आइएगा। एडवांस मनी पॉइंट में, एडवांस मनी हमारा, मेरे पास तो ये रहा, आप देख लीजिए 4th 5th पेज पे होगा, जहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला पॉइंट मिल गया। उसके नीचे ही सेक्शन दिया हुआ है एडवांस मनी, उसके नीचे ही सेक्शन दिया हुआ है एडवांस मनी। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इफ एडवांस मनी रिसीव्ड, if advance money received before 2001, then it should be ignored. अगर एडवांस मनी आपकी क्वेश्चन है, इसकी रेफरेंस दे सकते हैं आप लोग, रेफरेंस के लिए। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कर रहे हैं आप, रेफरेंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 वहां पे रेफरेंस। तो इसका आंसर की अगर मैं बना के दिखाऊं तो आपको यहां बना दूं, स्पेस को देखते हुए लिखिए मेरे साथ साथ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, लिखिएगा FVOC 35 लाख कितना आया? 60,000 माइनस एक्सपेंसेस कितने रुपए? 60,000। तो नेट कंसीडरेशन कितना आया अपना? 35 लाख माइनस COA। तो अब आपका यहाँ पे 10 लाख ही आ जाएगा जो हम 9 ले रहे थे, इंटू 317 डिवाइड बाई 100। 100 क्यों लिया? 2001 का है। FMV और कॉस्ट ये कितना आ गया मुझे बताइए? नहीं, तो कितना आया मल्टीप्लाई करके? 31 लाख आ रहा है। महाराज आप मुझे गलत कर रहे हैं, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी गलत है। अच्छा ठीक है,
फिर तो ये कुछ और ही आ रहा है भाई आंसर तो वैसे बुक में गलत है। सर जो इसमें माइनस करने में कॉस्ट है ये अभी आएगा जी, ये रहा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में कितने पैसे लगाए थे चेक करना, इंटू 317 डिवाइड बाय, चेक करना इम्प्रूवमेंट कब कराई थी 2010 में शायद 167, नीचे इंडेक्स आएगा 167, 2 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 167, नहीं 379 यार 379641 कर लो। इससे पहले तो फिर मेरा ठीक आ रहा था, क्योंकि हिसाब से कर रहे हैं 35 लाख माइनस 31,70,000 माइनस इस अकॉर्डिंग से लॉस आ गया 379,641 कितना जी 49,641। इसको आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ये बुक में गलत दिया हुआ है सर, इसको ठीक कर लेंगे। हैं जी नेगेटिव होगा ना जी, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है। 35 लाख में से 31,70 माइनस किया 330 में से माइनस किया 379 समथिंग, तो लॉस आ गया। तो ये बुक में गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, यहाँ पे लॉस है। 49 था ना 641 लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।